नेक्स्ट हमारा जो कंजेनिटल बैरियर है दैट इज साइटोकाइन बैरियर। ये जो हमारे साइटोकाइन होते हैं, साइटोकाइन का मतलब क्या, सेल को स्टिमुलेट करने वाले केमिकल्स हैं जो हमारी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। और कौन से केमिकल के बारे में बात करने वाले हैं, इंटरफेरोन के बारे में बात करेंगे। इंटरफेरोन एक हमारा साइटोकाइन है। क्या होते हैं इंटरफेरोन को देखो आप, किस तरह से सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए कोई भी नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल पे क्या वो वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, वायरस है, ये वायरस ने इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया। याद रखेंगे केवल वायरस, ओनली वायरस, केवल वायरस के ही केस में ये बात चलेगी। तो अगर इस वायरस ने इस नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया तो क्या करेगा, इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कहानी इसकी। तो अंदर जाएगा, कॉपी बढ़ाएगा, अपने नंबर बढ़ा के सेल को डैमेज कर देगा पूरी तरह से। लेकिन ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है ये क्या करती है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल, याद रखें बच्चे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, केवल और केवल वायरस इन्फेक्टेड सेल। क्वेश्चन यही पूछेगा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स नहीं, केवल वायरस। तो ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है ये क्या, ये रिलीज करती है इंटरफेरोन, ये केमिकल रिलीज करेंगे दैट इज इंटरफेरोन। और ये जो इंटरफेरोन केमिकल रिलीज हुआ है हमारे इस वायरस इन्फेक्टेड सेल से, ये केमिकल क्या करते हैं, ये अगल बगल की जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल जो सेल है, उन सेल की सरफेस पर पाए जाते हैं इन इंटरफेरोन, जो केमिकल इंटरफेरोन, इनके लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। देखिए रिसेप्टर बना रखे मैंने, ये रिसेप्टर किसके लिए हैं, ये इंटरफेरोन, आईएफएन मतलब इंटरफेरोन के लिए रिसेप्टर है ये। और ये इंटरफेरोन जो इस सेल ने रिलीज किया है, वायरस इन्फेक्टेड सेल ने, ये इंटरफेरोन जाकर बाइंड करेंगे नॉर्मल सेल से, नॉर्मल सेल्स अगल बगल के उनसे जाकर बाइंड करेंगे। और ये जब ये इंटरफेरोन जाकर इस नॉर्मल सेल से बाइंड करता है तो ये जो नॉर्मल सेल है ये रिलीज करती हैं कुछ केमिकल। ये नॉर्मल सेल क्या बनाएंगे, ये रिलीज करेंगे तुम्हारा ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। इन नॉर्मल सेल ने क्या बना दिया, नॉर्मल सेल ने बना दिया ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने वाली प्रोटीन बनाकर रख ली है सारी नॉर्मल सेल ने, उन हर एक नॉर्मल सेल ने जिनके सरफेस पर ये इंटरफेरोन के रिसेप्टर थे, और इंटरफेरोन जैसे बाइंड होगा ये लोग ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनाकर रख लेंगे। अब इसका क्या फायदा होने वाला है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा सर, जब ये वायरस इस नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा तो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। अब ये वायरस इन नॉर्मल सेल के अंदर अपनी कॉपीज नहीं बना सकता, इनके अंदर जाकर ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, ये इनको इन्फेक्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इन सेल ने पहले से ही ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने वाला प्रोटीन बनाकर रखा हुआ है। अब ये वायरस इनको इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह से क्या होगा, अब नॉर्मल सेल जो है वो बच गए, उनको वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो इन्होंने खुद अपनी जान देकर बाकी सबको बचा लिया, किससे, इंटरफेरोन केमिकल से। ठीक है, तो हमें याद रखना है क्या, सबसे पहली बात, इंटरफेरोन कौन रिलीज करता है, तो वो सेल जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है वो सेल रिलीज करेगी। ठीक है, और वायरस ने इन्फेक्ट किया केवल वही सेल, बैक्टीरिया ने अगर इनको इन्फेक्ट किया तो ये नहीं रिलीज करेंगे इंटरफेरोन। ठीक है, वायरस के इन्फेक्शन पे रिलीज हो। चलिए दूसरी बात आती है इस इंटरफेरोन के नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंटरफेरोन जो होता है बच्चे, हमारी बॉडी कोई भी सेल है, कोई भी XYZ कोई भी सेल है, उस सेल को कोई भी वायरस आकर इन्फेक्ट करे वो केवल एक ही इंटरफेरोन रिलीज करेगी, बात खत्म। यानी सर ये जो इंटरफेरोन होते हैं, ये इंटरफेरोन कैसे होते हैं, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। मतलब एक स्पीसीज के अंदर एक ही इंटरफेरोन रिलीज हो रहा है, चाहे कोई भी वायरस है, हमें नहीं मतलब, कोई भी वायरस है। ऐसा नहीं है कि HIV का वायरस आएगा तो दूसरा इंटरफेरोन रिलीज होगा। ठीक है, हेपेटाइटिस B वाला वायरस आएगा तो दूसरा रिलीज होगा, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में कोई भी वायरस आएगा केवल एक ही तरह का इंटरफेरोन रिलीज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। ठीक है, यानी सर ये अलग अलग वायरस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये स्पीसीज पे डिपेंड करता है। मतलब अगर उस वायरस ने काऊ को इन्फेक्ट किया, उस वायरस ने अगर काऊ को इन्फेक्ट किया तो काऊ की जो सेल हैं वो दूसरा इंटरफेरोन रिलीज करेंगे। उसी वायरस ने अगर हमें इन्फेक्ट किया तो हमारी सेल दूसरा इंटरफेरोन रिलीज करेगी। आ रही बात समझ में, यानी अलग अलग स्पीसीज अलग अलग इंटरफेरोन रिलीज करती हैं, लेकिन ये वायरस पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी वायरस आए हमारे बॉडी में हम एक ही तरह का इंटरफेरोन रिलीज करेंगे। ठीक है, लेकिन वही वायरस दूसरे में जाएगा तो दूसरा इंटरफेरोन रिलीज करेगा। तो ये याद रखिए बच्चे कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ठीक है, एक स्पीसीज के अंदर एक ही तरह का इंटरफेरोन मिलेगा, बट नॉट वायरस स्पेसिफिक। वायरस स्पेसिफिक नहीं होता कि अलग अलग वायरस अलग अलग इंटरफेरोन रिलीज नहीं करता। ठीक, और हमारे जो इंटरफेरोन है बच्चे, इनको हम प्रोफाइलैक्सिस की तरह यूज करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है सर, एक प्रोफाइलैक्सिस टर्म होता है, ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट मतलब सर बुखार हुआ और दे दिया पैरासीटामोल, ये ट्रीटमेंट है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या हुआ सर, जो पोलियो ड्रॉप दी जाती है ना कि पोलियो हो ही ना, दैट इज प्रोफाइलैक्सिस। मतलब बीमारी होने से पहले जो ट्रीटमेंट, जो दवाई दी जाती है उसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। वैक्सीन है, वैक्सीन एक प्रोफाइलैक्सिस है।
ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट का मतलब होता है सर जब बीमारी होने के बाद जो काम कर रहे हैं ना, दैट इज ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट है आपकी, ठीक है। तो आप साइटोकाइन को प्रोफाइलैक्सिस की तरह यूज करते हैं। क्यों? अगर आपने पहले ही दे दिया तो सेल क्या करेंगे? सेल इंटरफेरोन बना के रख लेंगे, ट्रांसलेशन इमिटिंग पेप्टाइड बना के रख लेंगे, जिससे कि फ्यूचर में अगर इन्फेक्शन हुआ वायरस का तो वो बचा सकती है अपने आप को। इसलिए बोलते हैं कि इनको हम प्रोफाइलैक्सिस की तरह यूज करते हैं। और एक ह्यूमन इंटरफेरोन है, इस ह्यूमन इंटरफेरोन को हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना लिया, ठीक है, अल्फा इंटरफेरोन। और ये किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? एड्स के जो पेशेंट होते हैं बच्चे, उनके अंदर ट्यूमर को रिटार्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर रिटार्ड द ट्यूमर। कापोसी सार्कोमा हो रहा है उन्हें, एड्स पेशेंट में पढ़ेंगे भी, ठीक है, तो उसको रिटार्ड करने के लिए एड्स पेशेंट के अंदर ये अल्फा इंटरफेरोन यूज हो रहा है। तो हम बात करेंगे बच्चे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, जो कि बाय बर्थ नहीं है, हम एक्वायर कर रहे हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, ठीक है। इसको हम एडाप्टिव इम्यूनिटी भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको एक्वायर कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है। और इसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं वो तो पढ़ने के बाद समझ में आएगा। हमारी जो कंजेनिटल थी वो नॉन स्पेसिफिक थी, वो क्यों थी वो हम समझ चुके हैं। अब इसको आप स्पेसिफिक क्यों बोलते हो आगे डिस्कस कर लेंगे हम। देखिए, जैसे आपकी कंजेनिटल इम्यूनिटी की जो हमने बात की थी, तो वहां पर एनाटॉमिकल बैरियर था, फिजिकल बैरियर था, फिजियोलॉजिकल बैरियर था, सारी चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। वैसे ही हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, किसकी वजह से हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है? तो हमारे पास ये दो तरह की सेल्स हैं जो कि हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं तो इसमें हमारी लिम्फोसाइट्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और लिम्फोसाइट्स ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे तो दो तरह के लिम्फोसाइट के बारे में हम जानते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट, चार तरह के टी लिम्फोसाइट आपको देखने को मिलेंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी हेल्पर टी सेल है, साइटोटॉक्सिक या फिर किलर टी सेल बोलते हैं, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल। उसी तरह जब हम बी सेल के बारे में बात करते हैं तो बी सेल में हमें बी मेमोरी सेल और बी प्लाज्मा सेल के बारे में बात करेंगे। और ये बी प्लाज्मा सेल या फिर क्या यही बी लिम्फोसाइट ही है जो कि जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो उनको आप बोले बी प्लाज्मा सेल। तो हमारी जो बी लिम्फोसाइट है ये कैसे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? तो बी लिम्फोसाइट हमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा के, ठीक है, वो हमें इम्यूनिटी दे रही है। यही बी लिम्फोसाइट ही हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। और ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो कहां रिलीज कर देती है? ब्लड में रिलीज कर देती है। और वो एंटीबॉडी ब्लड में जाते हैं, ब्लड में एंटीजन आते हैं, एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड होती है, उनको किल करते हैं, उससे हमें क्या मिल गया? उनसे फाइट करने की, उन एंटीजन से, उन पैथोजन से फाइट करने की एबिलिटी आ गई हमारे पास। क्योंकि हमारे जो बी लिम्फोसाइट हैं ये एंटीबॉडी रिलीज करके हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसीलिए बी सेल से, बी लिम्फोसाइट से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मेडिएटेड क्यों बोला? क्योंकि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाकर हमें इम्यूनिटी दे रही है, इसलिए बोलते हैं हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। और वो जो एंटीबॉडी वो कहां रिलीज कर दिए जाते हैं? ब्लड में। यानी बी लिम्फोसाइट के थ्रू जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो ब्लड से मिल रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्योंकि सर वो ब्लड में रिलीज किया जाते हैं, ब्लड में ही जाकर वो पैथोजेंस को किल कर रहे हैं, एंटीजन को किल कर रहे हैं। कैसे किल कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म है, कितने तरह के एंटीबॉडी होते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन सी एंटीबॉडी क्या काम करती है, वो सब चीजें हम अभी सेपरेटली पढ़ेंगे। अलग से बी लिम्फोसाइट, अलग से टी लिम्फोसाइट, इनका प्रोडक्शन, इनका फंक्शन सब देखने वाले हैं। वहीं जब हम बात करते हैं टी सेल की बात करते हैं, टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, तो चार तरह के टी लिम्फोसाइट है, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी मेमोरी सेल। और ये टी लिम्फोसाइट कैसे इम्यूनिटी देते हैं? ये ब्लड में नहीं जा रहे, इनको एंटीबॉडी नहीं बनानी है, ये खुद टी लिम्फोसाइट खुद जाते हैं और उन पैथोजेंस को किल कर दे रहे हैं, उन एंटीजन को किल कर दे रहे हैं। यानी ये टी लिम्फोसाइट जो कि एक सेल है, ये सेल खुद जाकर पैथोजन को मार रही है। इसीलिए टी लिम्फोसाइट से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि यहां पर सेल खुद जाकर किल कर रही है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और जब हमारी बॉडी की ओवरऑल आप लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करते हो तो हमारे बॉडी में 60 to 80% जो है वो टी लिम्फोसाइट है और केवल 20 से 40% जो है वो आपके बी सेल, बी लिम्फोसाइट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब हमारी जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरे कौन है हमारे जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है? वो आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में हमारे मैक्रोफेजेस आते हैं, लैंगरहैंस सेल आती है। सर हमें पता है सर, आप ही ने बताया था, जब आपने एल्वियोलाई बताया था तो डस्ट सेल के बारे में बताया था, जो आपने लीवर पढ़ाया था तो कफर सेल के बारे में बात की थी। यानी अलग अलग ऑर्गन के मैक्रोफेजेस को अलग अलग नाम दे रहे हैं। तो वही हमारे स्किन के अंदर जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं, लैंगरहैंस सेल बोल दिया हमने उनको।
तो ये हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैसे हेल्प करती है वो देखो आप। ये जो मैक्रोफेजेस है बच्चे, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है इनकी। ये मैक्रोफेजेस जो ये ब्लड में घूम रहे हैं, ठीक है, ब्लड में घूम रहे हैं मैक्रोफेजेस, ये देखिए घूम रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी में घूम रहे हैं, ब्लड में, यही मैक्रोफेज को मोनोसाइट बोलते हैं, पता है, ठीक। तो ये हमारे ब्लड में घूम रहे हैं, बॉडी में घूम रहे हैं, और घूमते घूमते क्या होता है, जहां इनको दिखता है कि बाहरी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया है, जहां इनको दिखता है कोई एंटीजन बॉडी में एंटर किया है, ये उस एंटीजन को अपने सरफेस पे बैठा लेते हैं। ये देखो एंटीजन को क्या किया इन्होंने, अपने ऊपर बैठा लिया। अब एंटीजन भी खुश, ये देखिए एंटीजन भी खुश हो गया, ठीक है। क्या, क्यों? क्योंकि सर हमें ये देखो क्यों खुश हो रहा है, क्योंकि इसको क्या मिल गया, इसको घूमने का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल गया, इसको लगा कि हाँ आप घूमेंगे आराम से। तो मैक्रोफेजेस ने इनको अपने सरफेस पे बैठा लिया, और सरफेस पे बैठाने के बाद क्या करते हैं, इनको लेकर घूमते रहते हैं सरफेस पे। मैक्रोफेजेस ने, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ना, इन्होंने इनको अपने सरफेस पे बैठा लिया और बैठाने में लेकर घूम रही, और जब घूम रही है और जैसे ही ये टी हेल्पर सेल के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनको लेकर टी हेल्पर सेल के कांटेक्ट में आते हैं, देखिए टी हेल्पर सेल, पता है 4 तरह की टी सेल थी हमारी, तो जैसे ही टी हेल्पर सेल के कांटेक्ट में आते हैं, ये टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाती है। ये देखिए टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो गई, ये क्या लिखा मैंने, इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने बाइंड करा लिया, लेकर घूम रहे हैं, और जैसे टी हेल्पर सेल के कांटेक्ट में है, टी हेल्पर सेल आपकी एक्टिवेट हो गई, और जैसे ही टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगी, ये क्या करेगी, ये टी किलर सेल को स्टिमुलेट करेगी, बी सेल को स्टिमुलेट करेगी, और टी किलर सेल को स्टिमुलेट करेगी। तो टी किलर सेल का काम क्या है, पैथोजन को मारना। वो टी किलर सेल क्या करेगा, पहले तो खुद स्टिमुलेट होगा और फिर अपने नंबर बढ़ाएगा, नंबर बढ़ाकर जाएगा, वो उस पैथोजन को किल करेगा, ठीक। कैसे किल करेगा, पूरी मैकेनिज्म अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, टी किलर सेल कैसे काम करती है, कैसे किल करती है, देखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब बी सेल को इसलिए स्टिमुलेट किया, तो बी सेल ने क्या प्रोड्यूस किया, एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी क्या करेगी, वो एंटीबॉडी जाकर उस पैथोजन को किल कर देगी। तो इस तरीके से बी सेल ने भी अपना काम कर दिया। तो ये वो तरीका है कैसे हमारे बॉडी में काम हो रहा है, कैसे हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है। पैथोजन आते हैं, तो पैथोजन आते ही पहले कौन बैठाएगा अपने सरफेस पर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, नाम ही है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली सेल, ठीक है। इन्होंने अपने सरफेस पे बैठाया, बैठाकर जाकर उसको, जैसे ये टी हेल्पर सेल के बगल से पास होंगे, टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट होंगे, स्टिमुलेट हुए, स्टिमुलेट होकर क्या करेंगे, टी किलर सेल को एक्टिवेट करेंगे, बी सेल को स्टिमुलेट करेंगे, बी सेल एंटीबॉडी बनाएंगे, टी किलर सेल खुद जाकर मार कर आएगा, उनको अपने नंबर बढ़ाकर जाकर मार कर आएगा। अब ये स्पेसिफिक क्यों है बच्चे, क्योंकि अलग अलग पैथोजन के लिए, अलग अलग पैथोजन के लिए, अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनाई जाती है, अलग अलग एंटीबॉडी, अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग टी किलर सेल है, अलग अलग टी किलर सेल उसको किल करने के लिए। एक ही टी किलर सेल हर एक पैथोजन को नहीं मार रही है, अलग अलग पैथोजन की अलग अलग टी किलर सेल है हमारे पास, अलग अलग पैथोजन को, अलग अलग एंटीजन को मारने के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनाएंगे। इसलिए हमने बोला था कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर एक पैथोजन, हर एक एंटीजन के लिए हमने अलग अलग एंटीबॉडी, अलग अलग टी लिम्फोसाइट बनाकर रखे हुए हैं, टी किलर सेल बनाकर रखे हुए हैं। यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं, देखिए फिर हम आगे चलते हैं, फिर इसके बाद हम एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे, ये कैसे बनते हैं इनके बारे में बात करते हैं। पहले यहीं पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, वो देखिए अब कोई ये पैथोजन मान लो पहली बार आया, सबसे पहली बार कोई आपके बॉडी में पैथोजन एंटर कर गया, तो उस पैथोजन के एंटर करते ही क्या होगा सर वो कोई भी पैथोजन है जैसे हमारे बॉडी में एंटर करेगा, पैथोजन के बॉडी में एंटर करते ही उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपने सरफेस से बैठा लेगी, बैठाने के बाद जाकर वो टी हेल्पर सेल को स्टिमुलेट करेगी, फिर टी किलर सेल आएंगे, बी सेल आएंगी, फिर वो जाकर उस पैथोजन को, ये जाकर इस पैथोजन को किल करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर, लगना चाहिए सर। अभी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको बाइंड कर रही है, फिर वो टी हेल्पर सेल को स्टिमुलेट करेगा, और मैंने आपको बताया कि अलग अलग पैथोजन, अलग अलग एंटीजन के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग टी लिम्फोसाइट है, अलग अलग एंटीबॉडी है, उसके हिसाब से सोच समझ के बनाना, सोचो सोच समझ के बॉडी बनाएगी, हाँ ये इसको मारना है, ये बनाओ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। और इसमें जो टाइम लगता है, ये इतना टाइम लग जाता है कि जब पहली बार कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो हमें डिजीज भी कॉज कर देता है, ठीक है, हम बीमार पड़ जाते हैं उस पैथोजन के एंटर करने की वजह से। उसके बाद हमारी बॉडी मार तो रही है उसको, लेकिन हम बीमार पड़ गए। बीमार क्यों पड़ गए? क्योंकि इतनी जल्दी नहीं मार पाए कि हमको बीमार पड़ने से रोक पाए, ठीक है। बीमार पड़ने के बाद सही तो हो रहे हैं ना, हम बीमार पड़े फिर सही भी हो गए, सही हो गए मतलब बॉडी ने उसको मारा, तभी तो हम सही हो रहे हैं, लेकिन बॉडी ने टाइम ले लिया, उस टाइम के दौरान हम बीमार पड़ गए।
ठीक है। यानी सर कोई भी पैथोजन जो सबसे पहली बार हमारी बॉडी में एंटर करता है ना, तो उस समय हमारा इम्यून सिस्टम उससे जो फाइट कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। उस समय जो हमारी फाइटिंग होती है ना, हमारे इम्यून सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। और अभी मैंने बताया हमारा जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा, स्लो होने की वजह से हमें डिजीज भी हो जाएगी। और सही बात है सर, स्लो क्यों होगा वो आपने देख लिया। लेकिन अब क्या होता है बच्चे, जब एक बार इस पैथोजन को मार दिया गया, कौन मारेगा इसको, इस पैथोजन को कौन मारेगा, तो सर एंटीबॉडी मारेगी या फिर टी किलर सेल मारेगी। तो इसको मारने के बाद हमारी बॉडी देखो कितनी होशियार है, हमारी बॉडी क्या करती है, इस पैथोजन को मारने के बाद ना इसकी मेमोरी बनाकर रख लेती है, टी मेमोरी सेल। बी लिम्फोसाइट ने मारा है ना, तो बी लिम्फोसाइट बी मेमोरी सेल बना के रख लेंगे। ये मेमोरी बनाकर रख ली गई हम लोग हमारी बॉडी में। अब हमारी बॉडी में एक बार उसको मारने के बाद हमारी बॉडी ने उस पैथोजन की, उस एंटीजन की मेमोरी बना ली है। और मेमोरी कैसे रखी हुई है, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल। ये मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल हमारी बॉडी में स्टोर हो गए। ठीक है, अब क्या होगा वो देखो, इधर देखिए स्लो रेस्पॉन्स है, लेकिन क्या होगा, मारने के बाद क्या करेंगे, टी मेमोरी सेल और बी मेमोरी सेल बनाकर हमने रख लिया। और ये क्या करेंगे, ये उस पैथोजन की मेमोरी रख रहे हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी ने उसको याद कर लिया क्या ये आएगा, इन्हीं को भेजना है मारने के लिए, ऐसा कुछ काम हो रहा है। देख रहे हैं, इन्होंने मेमोरी बनाकर रख लिया। और इसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, हमारी इम्यून सिस्टम की मेमोरी है, इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी हमारी। अब क्या होगा, अब वही पैथोजन, सेम पैथोजन जब दूसरी बार आएगा, सेकंड एंट्री ऑफ सेम पैथोजन, वही पैथोजन जब दूसरी बार आपकी बॉडी में एंटर होगा, अब क्या होगा सर, मेमोरी बना के रखा हुआ हम लोगों ने, मेमोरी बना के रखा, मतलब इतनी बड़ी जो कहानी मैंने बताई है, अब इसको चलाने की जरूरत नहीं है। अब वो जो मेमोरी बनाकर रखी हुई है ना, टी मेमोरी सेल और बी मेमोरी सेल, ये टी मेमोरी सेल खुद ही जाकर किसमें, टी किलर सेल, बी मेमोरी सेल क्या करेंगी, वो वही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगी, बी प्लाज्मा में कन्वर्ट होंगी और वही सेम एंटीबॉडी जो उसको मारने के लिए बनाएगी थी वो बनाना शुरू। और ऐसा करने की वजह से क्या होगा सर, जैसे पैथोजन घुसा नहीं, तुरंत उसको निपटाया नहीं, तुरंत निपटा लेंगे। ठीक है, तुरंत निपटाएंगे इसीलिए। और इस समय ये जो सेकंड एंट्री पर जो हमने उसको निपटाया है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। और ये कैसा होगा सर, बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी मारेंगे उसको, फास्ट होगा, इंटेंस होगा। और ये फास्ट इंटेंस जो रेस्पॉन्स है, इसको बोलते हैं हम एनामेस्टिक रेस्पॉन्स, एनामेस्टिक रेस्पॉन्स। तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स फास्ट होता है, इंटेंस होता है, इसको एनामेस्टिक रेस्पॉन्स बोल रहे हैं। और ये किस पर बेस्ड है, क्यों इतनी जल्दी हमने उसको मार दिया, किसकी वजह से इतना जल्दी हम काम कर पाए, बिकॉज ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जो हमारी बॉडी में उस पैथोजन के लिए स्टोर्ड है, उसकी वजह से हम उसको इतनी जल्दी मार पाए। ठीक है, चलिए ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन थोड़ा इससे हटके एक बात करते हैं जो आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आएगा। हमें सर्दी होती है, होता है सर, कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है। और सर्दी जुकाम होता है तो क्या एक बार सर्दी जुकाम होगी कभी लाइफ में नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, सर्दी जुकाम होता है, फिर 10-20 दिन बाद फिर सर्दी जुकाम हो जाता है हमको। तो क्या हुआ, सर्दी जुकाम क्यों हुआ, क्योंकि हमारे बॉडी में वायरस एंटर किया और फिर हम सही क्यों हो गए, क्योंकि उस वायरस को हमारी बॉडी ने मार दिया, इसलिए हम सही हो गए। और जब बॉडी ने मार दिया तो बॉडी ने मेमोरी बना के रखी होगी, भी मैंने बताया अभी आपको, मेमोरी बना के रख ली जाती है। तो दूसरी बार जब वायरस हमारी बॉडी में जाना चाहिए था, तो तुरंत वो हमारी मेमोरी सेल को कन्वर्ट हो जाना चाहिए था एक्टिव फॉर्म में, और तुरंत उस वायरस को मार देना चाहिए था, और फिर हमें दूसरी बार सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता है क्यों? बिल्कुल नहीं होता है सर। ठीक है, हर बार रिपीट हो रहा है, हर बार वही सेम, फिर सर्दी जुकाम होता है, फिर एक हफ्ते बीमार पड़ते हैं, फिर होता है, फिर एक हफ्ते बीमार पड़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये सिस्टम बना है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उस केस में हमारी मेमोरी नहीं बनाई जा रही है? वही हमारे कुछ डिजीज है, मिजल्स हो गए, ठीक है, हर क्लास में पढ़ेंगे आप, कुछ ऐसे डिजीज हैं, उनको वो अगर एक बार आपको हो गई तो फिर दूसरी बार नहीं होगी वो। ठीक है, एक बार हो गया मतलब वो फिर हमारी बॉडी ने मेमोरी बना लिया हमेशा के लिए उसके लिए। तो ये जो मिजल्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गए, इनके लिए जो हमारी बॉडी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाती है बच्चे, वो लाइफ लॉन्ग रहती है, वो हमेशा के लिए बन गई। इसीलिए अगर इन्होंने एक बार हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया तो दूसरी बार जब ये इन्फेक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी उनको कॉप अप कर लेगी, जल्दी से इनको किल कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें कॉमन कोल्ड की बात करें, तो कॉमन कोल्ड केस में क्या हो रहा है, राइनो वायरस एंटर किया हुआ है, ये इनकी जो मेमोरी होती है वो टाइम के साथ वीक होने लगती है। टाइम के साथ वीक होने की वजह से क्या होता है कि जब वो पैथोजन थोड़े समय के बाद जब दोबारा से एंटर करता है बॉडी में, तो उसकी जो एंट्री होती है वो फर्स्ट एंट्री के जैसे होती है, उसको बॉडी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती है, हम खुद भूल जाते हैं। अब कुछ चीजें हैं वो आपको अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है, खाने पीने की चीजें हो, ये सारी चीजें अच्छे से याद रहती हैं,
पढ़ाई की चीज हो 10 बार पढ़े हो फिर भी भूल जाती है। तो क्या हुआ, हमारी बॉडी ने क्या, हमारा माइंड क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं हर चीज हमेशा भूल जा रहा है। ऐसे ये है कि हर एक चीज को हमेशा नहीं मिलेगी, कुछ कुछ चीज इनको भूल जा रही है। जैसे ये कॉमन कोल्ड इनके लिए जो इन्होंने बनाई तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, लेकिन वो टाइम के साथ वीक हो गई। इसीलिए जब दूसरी बार वो एंटर कर रहा है तो उनका सेकंड एंट्री भी फर्स्ट एंट्री की जैसे। तो जब देखते हैं हमारी जो बी सेल और टी सेल है जो कि हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इनको बनाया कहाँ जा रहा है। तो इनके फॉर्मेशन के लिए हमारी जो बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स रखी हुई हैं, और उन स्टेम सेल को हम बोलते हैं कमिटेड स्टेम सेल्स। कमिटेड स्टेम सेल क्यों बोला, क्योंकि वो कमिटेड है क्या बनाने के लिए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को बनाने के लिए दे आर कमिटेड, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कमिटेड स्टेम सेल्स। ठीक, और ये जो कमिटेड स्टेम सेल जो हमारी है यही क्या बना कर दे रही है, बी सेल भी बना रही है और टी सेल भी बना रही है। तो जो बी सेल इन्होंने बनाया है, जो बी लिम्फोसाइट इन्होंने बनाया है, वो बी लिम्फोसाइट अपनी मैच्योर फॉर्म में होता है, बोन मैरो से जब बाहर आता है निकल के बन के, तो मैच्योर फॉर्म है। मैच्योर का मतलब क्या होता है, इन बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर आपको रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स, इनको होते हैं बी सेल रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर की हेल्प से ही क्या करेंगे, एंटीजन से बाइंड होंगे सारी चीजें अपना काम करने के लिए। तो अब रिसेप्टर कैसे काम करते हैं वो आप नेचुरल किलर सेल के हिसाब से समझ सकते हो कि वही रिसेप्टर से जाकर वो बाइंड होगा फॉरेन पार्टिकल से, फिर उसकी लाइसिस कराएगा, वही सारी चीजें कुछ ना कुछ चलने वाली है। ठीक, तो इनके सरफेस में रिसेप्टर पहले से प्रेजेंट होते हैं, जब ये बोन मैरो से बनकर आए तभी रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसलिए बोलते हैं कि मैच्योर बी सेल। क्या है ये, मैच्योर बी सेल है। लेकिन वही जब हम बात करते हैं टी सेल के बारे में, तो जो टी सेल बनाए जाते हैं, जो टी लिम्फोसाइट हमने बनाया है बोन मैरो में, वो टी लिम्फोसाइट इमैच्योर होते हैं, दे आर इमैच्योर। जब बने हैं तो कैसे हैं, ये इमैच्योर है। इमैच्योर कैसे हैं, क्योंकि इनकी सरफेस पर रिसेप्टर्स नहीं है। तो इनके मैच्योरेशन के लिए इनको कहां भेजा जाता है, थाइमस के अंदर। पढ़ा हमने थाइमस एंडोक्राइन में, तो थाइमस के अंदर इनको भेजा जाता है टी लिम्फोसाइट को। और जब थाइमस के अंदर इनको भेजा जाता है तो वहां पर इनका मैच्योरेशन होता है, इनकी ट्रेनिंग की जाती है। मैच्योरेशन का मतलब क्या, इनके सरफेस पर, इनकी सेल के सरफेस पर रिसेप्टर लाए जाते हैं। ठीक है, जब रिसेप्टर आ गए तो फिर ये मैच्योर टी लिम्फोसाइट हो। तो इस तरीके से थाइमस से बाहर निकलते हैं तो जाते हैं इमेच्योर, निकल कर आते हैं मैच्योर होके। तो मैच्योरेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गई इनकी, इनके सरफेस पर रिसेप्टर आ गए। तो अब ये जो हमारे मैच्योर बी और टी लिम्फोसाइट हैं, उसके बाद इनको कहां डाल दिया जाए, ब्लड में, और ब्लड से फिर इनको जाकर कहां स्टोर किया जाता है, तो इनको स्टोर करते हैं हम लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक, कहां स्टोर करते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। कुछ हमारे बॉडी की ऑर्गन है उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। किसे बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि आपकी स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स हैं, अपेंडिक्स है, पियर्स पैचेस हैं, माल्ट है। माल्ट मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का मतलब क्या हुआ, तो जो हमारा पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यूरोजेनिटल ट्रैक है, तो इन ट्रैक के अंदर क्या मिलेगा, इनकी जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम में जो लेमाइना प्रोप्रिया लेयर है, वहां पर आपको लिम्फोइड टिश्यू मिलेंगी। और वहां पर जो लिम्फोइड टिश्यू पाई जाती है उनको हम बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और हमारी बॉडी की जो 50% जो हमारी जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जो लिम्फोइड टिश्यू है, वो कहां पर है, इसी यही माल्ट है आपकी। माल्ट आपकी बॉडी की 50% लिम्फोइड टिश्यू बनाती है। और वहीं हमारी जो बोन मैरो थाइमस है, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है, ये हमारे वो लिम्फोइड ऑर्गन है जहां पर हमारे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होगा, बनाया जाएगा, प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन के बाद उनका मैच्योरेशन किया जाएगा। तो प्रोडक्शन और मैच्योरेशन कहां पर होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होगा, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बच्चे ये वो जगह है जहां पर हम लोगों ने अपने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को स्टोर किया है उनके फंक्शनिंग के लिए। क्योंकि ये जब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हमारे इन्हीं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जब स्टोर रहते हैं, तो यही वो जगह है जहां पर ये हमारे लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में जो पैथोजन प्रेजेंट है उनके कांटेक्ट में आते हैं। इन्हीं लिम्फोइड टिश्यू के अंदर, इन्हीं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ही बड़े ये लोग कांटेक्ट में आते हैं पैथोजन के, और अपना काम करते हैं, जो भी उनका काम है। कैसे करेंगे, कैसे किल करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे बी लिम्फोसाइट मारेगा, कैसे टी लिम्फोसाइट मारेगा, वो भी देखते हैं हम। लेकिन इन्हीं लिम्फोइड ऑर्गन, इन्हीं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ही वो अपना काम करते हैं, बड़े यहीं पर कांटेक्ट में आएगा। इन्हीं सेकेंडरी, जैसे स्प्लीन हो गया, स्प्लीन में ब्लड पास कर रहा है, पता नहीं, ठीक है, तो वहां से ब्लड पास करेगा तो ब्लड के जो पैथोजन है स्प्लीन में रिलीज कर दी जाएंगे। वहीं पर आपके ये पड़े हुए हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। हम जब लिम्फ पढ़ रहे थे, मैंने लिम्फ बताया था आपको, तो पढ़ाया था मैंने लिम्फ को, लिम्फ नोड से पास कराया था, बोला था लिम्फ नोड से जब लिम्फ पास होता है तो उसको छान दिया जाता है, इसको प्यूरिफाई किया जाता है। क्यों, क्योंकि उस लिम्फ नोड के अंदर क्या हमारी ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट पड़ी है, और लिम्फ के अंदर ही पैथोजन होंगे, वो आपको पता है, पूरा सर्कुलेशन आपको याद है।
कांटेक्ट में आएगा उसको किल करेगा वहां पर, ठीक है। तो इट इज द साइट फॉर द इंटरेक्शन विद पैथोजन। पैथोजन के साथ इंटरेक्ट करने की साइट हमारी क्या है, सेकेंडरी लिम्फोडेवलपमेंट। पहले बात कर लेते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पांसिबल था, हमारी टी सेल रिस्पांसिबल है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टी सेल रिस्पांसिबल है। और चार तरह की टी सेल पाई जा रही है, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेशर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल, ठीक है। हेल्पर टी सेल की बात करें, इसका क्या काम है, तो मैंने बताया था आपको कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपने सरफेस पर एंटीजन को बाइंड करके घूम रही है बॉडी में, और जब हेल्पर टी सेल के पास से गुजरती है, और जब हेल्पर टी सेल के पास से गुजर रही है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाएगी। और हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, ये हेल्पर टी सेल जब एक्टिवेट हो जा रही है तो फिर ये जाकर टी किलर सेल, बी सेल को स्टिमुलेट करती है, और ये टी किलर सेल, बी सेल फिर अपनी नंबर बढ़ाते हैं, अपनी जैसे और ऑर्गेनिज्म अपनी जैसे और सेल बढ़ाते हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है बॉडी में पैथोजन एंटर कर चुका है, उसको मारने जाना है, मारने जाना है तो अपना नंबर बढ़ाते हैं, कोई आर्मी तैयार करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। तो ये तो बात हो गई बच्चे। अगर हेल्पर टी सेल की बात करें तो एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल, एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल किसे बोल रहे हो, ये वो हेल्पर टी सेल जो कि किसके कांटेक्ट में आ चुका है, उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के कांटेक्ट में आ चुका है, इसको पता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को लेकर घूम रही है, पैथोजन को लेकर घूम रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट किलर टी सेल एंड बी सेल, स्टिमुलेट करेंगे और ये डिवाइड करके क्या करेंगे, डिवाइड एंड प्रोड्यूस क्लोन। ये हेल्पर किलर टी सेल और बी सेल डिवाइड करके अपने क्लोन बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे क्लोनल सिलेक्शन। कोई आर्मी तैयार हो गई इनकी, पर इन्होंने अपनी आर्मी क्यों बनाई, मारने के लिए, किसको मारने के लिए, उस पैथोजन को मारने के लिए, ठीक है। और ये जो किलर टी सेल होती हैं ये स्पेसिफिक होती है, मतलब कि कौन सा पैथोजन है उसके हिसाब से स्पेसिफिक किलर टी सेल बनाई जाएगी ऊपर, यानी अलग-अलग पैथोजन को मारने की अलग-अलग किलर टी सेल। अब ये किलर टी सेल कैसे मारती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो ये किलर टी सेल है, दे डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल और टारगेट सेल। कैसे कर रही है, देखो किलर टी सेल हो गए, इन किलर टी सेल पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर मतलब क्या हुआ, ये फॉर अ पार्टिकुलर पैथोजन, फॉर अ पार्टिकुलर पैथोजन, एक पार्टिकुलर पैथोजन के लिए यहाँ पर होते हैं, उसको क्या बनाएंगे, ठीक है, पार्टिकुलर पैथोजन के लिए रिसेप्टर होते हैं। अब ये क्या होगा, जब ये टारगेट सेल होगी, कोई पैथोजन हो सकता है, ठीक है, या फिर बाहर से कोई फॉरेन सेल हो सकती है जो हमारे बॉडी में एंटर हो चुकी है, उसको भी मारना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रिसेप्टर है, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर जाकर उससे बाइंड हो जाएंगे, और स्पेसिफिक रिसेप्टर मतलब क्या होगा, ये पर्टिकुलर पैथोजन के लिए होगा, और इसको पैथोजन मिलेगा उससे अगर बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद ये लिम्फोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, इन्होंने जो लिम्फोटॉक्सिन रिलीज किया है ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके साथ साथ ये कुछ लिम्फोकाइन्स रिलीज कर रहा है, टिकुलर सेल क्या रिलीज कर रही है, लिम्फोकाइन्स। लिम्फोकाइन क्या करेंगे, ये मैक्रोफेजेस को बुलाकर लाएंगे, मैक्रोफेजेस को बुलाकर लाएंगे, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आओ भैया मारा गया खाना, इसको खा के खत्म करना है, तो उसके लिए मैक्रोफेजेस को बुलाया जाता है। और हमारे बॉडी में जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए पूछा जाए कौन रिस्पांसिबल है, ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब कि हमारा कोई फॉरेन ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है तो उस ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पांसिबल है, आपसे पूछा गया तो ये किलर टी सेल ही रिस्पांसिबल है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉरेन सेल हो सकती है ना, कोई यहाँ पे फॉरेन सेल हो गई, या फिर ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन हो गया, प्लांटेड ऑर्गन हो गया, या फिर कोई पैथोजन हो गया, तो उन सबको मारने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, ये हमारी किलर टी सेल। नेक्स्ट इसके बाद बात करें सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल काम होता है, कुछ सप्रेसर टी सेल कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, कुछ सप्रेसिंग फैक्टर रिलीज करते हैं, जो कि किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, बी सेल, इन सबको, प्लाज्मा सेल को, इन सबको सप्रेस करके रखते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखना इसका काम होता है, ताकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की सेल को ना डैमेज कर दे उसे, ठीक है, हमारी बॉडी की सेल को ना अटैक कर दे। उनका क्या काम है, दे सप्रेस द एंटायर इम्यून सिस्टम फॉर अटैकिंग ऑन बॉडी, ताकि हमारी बॉडी की खुद की बॉडी को अटैक ना कर पाए। दे सप्रेस दस सप्रेसेस द एंटायर इम्यून सिस्टम फॉर अटैकिंग ऑन बॉडी। नेक्स्ट मेमोरी टी सेल क्या होता है, मेमोरी टी सेल का जो है वो किसी भी पैथोजन को मारने के लिए नहीं है, ये ना तो फेगोसाइटोसिस कर रहा है, ना तो उसको मार रहा है, ना वो एंटीबॉडी बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा। फिर ये क्या करता है, इसका काम होता है मेमोरी बना के रखना, कि कोई भी पैथोजन एक बार एंटर कर गया तो उसकी मेमोरी बना के रखेगा कि अगली बार जब वो आएगा तब उसको मारेंगे, हमारी बात समझ में। तो इट इज फॉर द मेमोरी, दे डू नॉट फॉर पैथोजन, पैथोजन नहीं बना रहे हैं ना, दे रिटेन मेमोरी, इनका काम होता है मेमोरी रिटेन करना, दे चेक द एंट्री ऑफ पैथोजन, ठीक है, पैथोजन की एंट्री को चेक कर रही है, और जब देखता है सेम पैथोजन आया तो उसको ये टी मेमोरी सेल जाकर के टी किलर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने एक बार और सब चीजें बता रखी हैं आपको, ये टी मेमोरी सेल टी किलर सेल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसको किल करती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, दे रिटेन द मेमोरी, मेमोरी रिटेन करके रखती है किसी उस पैथोजन का जो हमारे बॉडी में एंटर हो चुका है, और इसी की वजह से वो होता है हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी, ठीक है, मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी।
अब बात कर लेते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में। और ये जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमने बात किया था एंटीबॉडी, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है वो एंटीबॉडी फॉरेन पार्टिकल एंटीजन्स को किल कर रही है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे किल कैसे करती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम कर रहा है एंटीबॉडी। फिर हम बात करेंगे कितने तरह की एंटीबॉडी होती है। इन सबसे पहले एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। और एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में आपको 4 चेन देखने को मिलेंगे, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलेंगे। और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। देखिए ये देखिए आपको लंबी चेन, इसको बोलते हैं हैवी चेन। ये एक हैवी चेन दिख रही है और ये दो छोटे-छोटे लाइट चेन दिख रही है। तो ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है। हैवी चेन लाइट चेन का मतलब क्या हुआ? वो चेन जिसके अंदर ज्यादा अमीनो एसिड है हैवी चेन बोल दिया, वो चेन जिसमें कम अमीनो एसिड है लाइट चेन बोल दिया। तो यहाँ पर 2 हैवी चेन है, ठीक है, और 2 लाइट चेन। इसीलिए इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर बना है इसे बोल रहे हैं H2L, तो 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, ठीक है। ये दोनों हैवी चेन आपस में कैसे जुड़ी है? तो डाइसल्फाइड लिंकेज। दोनों हैवी चेन कैसे जुड़ी है आपस में? बोलेंगे भाई डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। वहीं आपसे अगर पूछा जाए दोनों लाइट चेन आपस में कैसे जुड़ी है, वो भी डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। डाइसल्फाइड लिंकेज यहाँ पर, और इस डाइसल्फाइड लिंकेज से दोनों हैवी चेन भी आपस में जुड़ी है और इनसे दोनों लाइट चेन भी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये चलिए अब और क्या क्या दिख रहा है? ये जो आपको H2L2 मॉलिक्यूल दिख रहा है, जो एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, इसमें क्या है? इसका जो इनिशियल सेगमेंट देखो, इनिशियल सेगमेंट इसको मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ये वेरिएबल सेगमेंट होता है, ये वेरिएबल सेगमेंट है। अभी आपको पता है कि अलग-अलग एंटीजन के लिए अलग-अलग एंटीबॉडी बनाई जाती है, क्योंकि हम अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, हर एक एंटीजन के लिए, हर एक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक है। तो अलग-अलग एंटीजन के लिए अलग-अलग एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। तो वो एंटीबॉडी अलग-अलग कैसे होती है? तो उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? ये वाला सेगमेंट जो है इनिशियल सेगमेंट, ये अलग-अलग होता है। बाकी इसके बाद का जो सेगमेंट है ना वो फिक्स्ड है, ठीक है, ये कांस्टेंट सेगमेंट होता है। ये हर एक एंटीबॉडी के लगभग एक कांस्टेंट सेगमेंट है। जो वेरिएबल सेगमेंट है वो इनिशियल सेगमेंट है, ठीक है। और इसी इनिशियल सेगमेंट में एंटीजन बाइंड होता है, दिस एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट। और एक एंटीबॉडी के अंदर कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट है? 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। मतलब एक एंटीबॉडी से 2 एंटीजन बाइंड होंगे। और ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसको बोलते हैं पैराटॉप। क्या बोलते हैं इसको? पैराटॉप को बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। चलिए ये देखिए यहाँ पर ये एंटीजन दिखा रखा है। एंटीजन के अंदर देखिए यहाँ एपिटोप, ये एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट होती है, ठीक है, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट होती है। इसी साइट से ये एंटीबॉडी बाइंड हो रहा है इससे आकर, ठीक है। तो एपिटोप किसके अंदर प्रेजेंट है? एंटीजन के अंदर। पैराटॉप किसके अंदर प्रेजेंट है? एंटीबॉडी के अंदर। क्या होगा? एक एंटीबॉडी से 2 एंटीजन ऐसे कुछ आकर बाइंड होते हैं, ये कुछ 2 एंटीजन इस तरह से आकर बाइंड हो जाएंगे एंटीबॉडी से, ठीक है। एक एंटीजन से 2 एंटीबॉडी अगर बाइंड हो गई, ये हमें समझना चाहिए। अब आपको यहाँ पर एक जो दूसरी चीज पूछी जाएगी वो आपको यहीं से याद होगी कि पैराटॉप क्या होता है। पैराटॉप एंटीबॉडी के अंदर होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ये एपिटोप ये एंटीजन के अंदर प्रेजेंट है, एंटीजन की डिटरमिनेंट साइट है। भूल जाते हो एंटीजन किसका था, सॉरी एपिटोप किसमें था और पैराटॉप किसमें था, भूल जाते हो। भूलने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं बोलोगे इसको? एपी मतलब ऊपर, तो ऊपर से कौन आया? ऊपर से एंटीजन आया, ठीक है, ऊपर से कौन आया? एंटीजन आया, ऐसे बाइंड होगी। तो एपिटोप किसमें होगा? एंटीजन में होगा, ऐसे याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो बाइंडिंग होती है ये लॉक एंड की फैशन की तरह बाइंडिंग होती है, लॉक एंड की फैशन। लॉक एंड की फैशन का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाई जा रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर, ठीक है। ये एंटीबॉडी जो एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनी है मतलब उसी एंटीजन से जाकर बाइंड होगी, ठीक है। यानी जो पैराटॉप एपिटोप की जो बाइंडिंग है स्पेसिफिक, जो बाइंडिंग क्या है स्पेसिफिक, ये कुछ इस तरह का काम चल रहा है। ये हमने बात करी है कि एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, दोनों आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज जुड़े हुए हैं। H2L2 मॉलिक्यूल को बोल रहे हैं, ठीक है। पैराटॉप एपिटोप सारी चीजें जो आपसे पूछी जा सकती हैं उन्हें आप बता दीजिए। यहाँ पर हम 5 तरह के एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे और इन 5 तरह की एंटीबॉडी में कुछ मोनोमर की फॉर्म में होती हैं, कुछ डाइमर की फॉर्म में होती हैं, कुछ पेंटामर की फॉर्म में होती हैं। ये जो मोनोमर वाले हैं, मोनोमर वाले के अंदर क्या होगा? सिंपल सा H2L2 भी जो हम पढ़ कर आए हैं, केवल इसके अंदर एक चेन मिलेगी, ऐसे सिंपल सा H2L2 आपको स्ट्रक्चर मिलेगा एक। वहीं जब हम डायमेरिक के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनके अंदर दो मोनोमर एक साथ जुड़े होंगे। पेंटामर वाले में 5 मोनोमर एक साथ जुड़े होंगे, ऐसे 5 यूनिट होंगी आपके आईजीएम में,
ठीक है, आईजीएम ऐसी ऐसी 2 यूनिट मिलेगी आपको। वहीं अगर हम बात करें इनके परसेंटेज के हिसाब से कौन सी एंटीबॉडी ज्यादा है कौन सी कम है, उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर देखिए गमदे लिखा है GAMD, तो सबसे ज्यादा हमारी IgG होती है। ठीक है, IgG जो है वो सबसे अबंडेंट होती है 75% लगभग। ठीक, उसके बाद A, फिर M, फिर D, फिर A। मोलिकुलर वेट की अगर हम बात करें तो मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होता है IgM का, फिर E, फिर D, फिर AG। मेडेक, मेड बायो से मेडेक, मेड बायो से मेडेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेडेक, मेडेक क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा किसका, IgM का, फिर E, फिर D, फिर AG। और ये परसेंटेज का देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। हमारी जो IgA एंटीबॉडी होती है इसको हम सिक्रेटरी एंटीबॉडी बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के सिक्रीशंस में पाई जाती है। ठीक है, बॉडी के सिक्रीशंस में, जैसे कि हमारा टीयर हो गया, सलाइवा हो गया, कोलेस्ट्रम हो गया। पूछा भी जाता है कि जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो IgA पाई जाती है। एक्चुअली इसमें कई सारी एंटीबॉडी होती है, सबसे ज्यादा IgA होती है, इसलिए हम IgA टिक कर देते हैं। ठीक है, काम क्या है इनका, टू प्रोटेक्ट द म्यूकोजल सरफेस। IgD की बात करें तो इसको सरफेस एंटीबॉडी बोलते हैं। क्यों, ये हमारी जो बी लिम्फोसाइट होती है ना, बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे पाई जाती है। ठीक है, जो प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, हमारी जो IgD है। IgE की बात करें इसको एलर्जिक एंटीबॉडी बोलते हैं। एलर्जिक एंटीबॉडी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही हमारी एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये कहाँ पाई जाती है, मास्ट सेल के सरफेस पे पाई जाती है। हमारी ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल के सरफेस से हमारी ये IgE पाई जाती है। और ये मास्ट सेल के सरफेस पे जो IgE प्रेजेंट है क्या करेगी, ये एलर्जन से बाइंड होगी। ठीक है, एलर्जन वो एक तरह का एंटीजन है, उससे बाइंड होगी, बाइंड होकर क्या करेगी, मास्ट सेल को स्टिमुलेट कर देती है। और मास्ट सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स के अंदर भरा हुआ है क्या, इनके अंदर हिस्टामिन सेरोटोनिन भरा होता है, और जैसे ही मास्ट सेल को स्टिमुलेट करती है, बस्ट कर देती है, और इससे हिस्टामिन सेरोटोनिन रिलीज हो जाता है, और उससे हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है। और अलग अलग एलर्जन के लिए अलग अलग IgE होती है। ठीक है, अलग अलग एलर्जन के लिए अलग अलग IgE होती है। इसीलिए हमें शायद पता है कि अलग अलग आदमी को अलग अलग चीज से एलर्जी होती है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर डिपेंड करेगा कौन सी IgE ज्यादा स्टिमुलेंट है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर अलग अलग हमें चीजों से एलर्जी होती है। अगर हम बात करें IgG की बात करें तो सबसे छोटी जो एंटीबॉडी है, सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी हमारी ये IgG है, और इसकी छोटे होने की वजह से ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में बताया था कि अगर मदर क्या है RH निगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, तो उनका जो पहला बच्चा होता है उसको तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि फीमेल RH निगेटिव होने की वजह से RH पॉजिटिव बच्चे के लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, और वो एंटीबॉडी जाकर फिर दिक्कत कॉज करती है बच्चे को। ठीक है, तो वो कौन सी एंटीबॉडी होती है जो मदर बनाती है उसके प्लेसेंटा से क्रॉस करके बच्चे के अंदर एंटर कर गई, तो ये IgG ही होती है, क्योंकि वो छोटी है, तो इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। और ये RH एंटीबॉडी जो हम जानते हैं ना, RH एंटीबॉडी जो मदर ने प्रोड्यूस किया वो IgG ही होती है। ठीक है, वो IgG ही है जो कि RH एंटीबॉडी होती है आपकी। IgM की बात करें तो ये हमारा ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी। ठीक है, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी यही हमारा जो दूसरा अगर ब्लड ग्रुप डाल देते हैं, बोलते हैं हमारा जो RBC होता है उसके सरफेस में बोला था एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जाती है। तो कौन सी एंटीबॉडी बनाई जाती है, IgM बनाई जाती है, और अलग अलग ब्लड ग्रुप के लिए अलग अलग IgM होगी। मतलब हमें समझ में आ गया सर कि IgG कई प्रकार की IgG होंगी। ठीक है, IgM कई प्रकार का IgM होगा। ठीक है, लेकिन ये कहां पर कभी भी, लेकिन जब ब्लड ग्रुप दूसरा कोई ब्लड ग्रुप दे दिया जाएगा तो उसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो ये पेंटामेरिक एंटीबॉडी ही होगी, लेकिन अलग अलग ब्लड ग्रुप के लिए अलग अलग पेंटामेरिक IgM बनेगा, ये मतलब होगा। ठीक है, तो कई प्रकार की IgM, कई तरह की IgM बनेगी, लेकिन सब में कॉमन क्या होगा, सब पेंटामेरिक होंगे। ये इंपॉर्टेंट याद रखना बात। ठीक, और IgM की बात करें तो एक और हमें यहाँ इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी होती है क्या, ये सबसे पहली बनाई जाने वाली एंटीबॉडी है हमारे बॉडी में। सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनाई जाती है, IgM। यानी इसके कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो पूछा जाएगा आपसे कि अगर कोई भी इंफेक्शन हुआ तो बॉडी में सबसे पहले क्या बनेगा, IgM बनेगा, बात खत्म। ठीक, मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ और और उसकी बॉडी में अगर IgM मिला, बच्चा पैदा हुआ है और उसकी बॉडी में अगर IgM मिला, मतलब उस बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए उस बच्चे ने उस IgM को बनाया है। क्योंकि IgM होती नहीं, इसको बनाना पड़ता है, सबसे पहली एंटीबॉडी जो बनाई जाती है। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बॉडी में दिखाई देगी, देखो बनाना अलग चीज है और दिखाई देना अलग चीज है। क्यों सर, इसका क्या डिफरेंस है, तो सर अगर मदर से जो एंटीबॉडी आई है वही तो बच्चे में दिखाई देगी, और मदर से कौन सी एंटीबॉडी आती है, IgG, मदर से बच्चे में आ जा रही है प्लेसेंटा के थ्रू, तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी दिखाई देगी बच्चे की बॉडी में, IgG। क्यों, उसने बनाया नहीं है, प्लेसेंटा से आ गई है मम्मी से। लेकिन सबसे पहले कौन सी बनाएगा वो, IgM। मतलब कि अगर बच्चे के अंदर
अगर बच्चे के अंदर, यंग चाइल्ड है, उसके अंदर अगर आपको आईजीएम मिला, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि उस बच्चे को कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि आईजीएम बनाई जाती है। अगर उस बच्चे के अंदर आपको आईजीजी मिलेगा तो क्या बताओ कोई इन्फेक्शन हुआ है क्या? उसको नहीं, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं, मम्मी से उसको मिला है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आईजीएम मिल गया तो दिक्कत है, मैंने उसने बनाया है, सबसे पहले बनाई गई एंटीबॉडी यही आपकी आईजीएम। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दूसरी बात क्या है, कभी भी कोई भी अगर हमें इन्फेक्शन हुआ, कोई भी अगर इन्फेक्शन हुआ, एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, ठीक, तो कोई भी अगर एक्यूट इन्फेक्शन होता है, तुरंत इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन होते ही हमारी बॉडी सबसे पहले आईजीएम बनाती है, सबसे पहले आईजीएम बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन लंबे समय तक चल गया, वो जो आपका एक्यूट इन्फेक्शन है, तुरंत इन्फेक्शन जो दैट इज एक्यूट इन्फेक्शन, वेरी गुड। तो तुरंत जो आपको इन्फेक्शन हुआ है, जिसको आप कह रहे हो कि एक्यूट इन्फेक्शन अगर है आपका, तो एक्यूट इन्फेक्शन के केस में हमारी बॉडी क्या बनाती है? आईजीएम बनाती है। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन लंबे समय तक हो रह गया, लंबे समय तक क्योर नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? तो हमारी बॉडी आईजीएम नहीं, फिर आईजीजी बनाना स्टार्ट करेगी, आईजीजी, ठीक है। तो इन्फेक्शन हुआ तुरंत आईजीएम बनेगा, लंबे समय तक वो इन्फेक्शन चला गया, सही नहीं हो रहा, तो फिर आईजीएम बनना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ऐसे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये दो तरीके से इनसे क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखते हैं कि जो एंटीबॉडी है, हमने देखा 5 तरह की एंटीबॉडी है, ये काम कैसे करते हैं, आखिर इनका काम करने का तरीका क्या है। अभी जो हमने एंटीबॉडी देखा, देखते हैं कि एंटीबॉडी काम कैसे करती है। तो एंटीबॉडी 3 तरीके से काम करती है। अच्छा, पहला है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मतलब तो सबसे नॉर्मल तरीका है कि एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और उस सेल की लाइसिस करा देगा, ठीक है। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद सेल की लाइसिस करा देना, ये सबसे सिंपल तरीका है मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडी जो अपना रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शनाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन क्या होता है? तो ये जो एंटीबॉडी है, जो ऑप्शनाइजेशन शो कर रही है, डायरेक्टली किल नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, ये हमारे जो एंटीजन है उनको सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? हमारे जैसे कि आईजीजी और आईजीएम हो गया, दो एंटीबॉडी आपकी आईजीजी और आईजीएम, ये हमारे जो एंटीजन है उनके सरफेस पर जाकर कोटिंग कर लेते हैं, ठीक है। कोटिंग कर लिया उन्होंने, और कोटिंग करने के बाद अब ये जो एंटीजन है, इसको हमारी जो फैगोसाइटिक सेल है वो और इजीली डिटेक्ट कर लेगी और जाकर फैगोसाइटोसिस कर देगी उसको, ठीक है। तो ये फैगोसाइटोसिस को प्रमोट कराते हैं, फैसिलिटेट कराते हैं, कौन? आईजीजी और आईजीएम। और इनको बोलते हैं ऑप्सोनिन। ये जो हमारे एंटीबॉडी है आईजीजी, दे आर कॉल्ड ऑप्सोनिन। क्या कराते हैं? ऑप्सोनाइजेशन कराते हैं, ठीक है। दे फैसिलिटेट द फैगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट करते हैं। तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए स्नेक बाइट हुआ, स्नेक बाइट में क्या करते हैं हम लोग, जो उसके लिए जो एंटी सीरम चढ़ाते हैं, क्या वो एंटीबॉडी ही है? उस एंटीजन, जो स्नेक बाइट का एंटीजन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी देते हैं हम लोग। तो एंटीजन एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज कर दिया उन्होंने। तो न्यूट्रलाइजेशन वो कंडीशन है जहां पर हमारी एंटीबॉडी क्या करेगी? टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देगी। हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी के अंदर? सर लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, हमारी कुछ सेल्स हो गए ना, एनके सेल्स, बी सेल, टी सेल्स है ना, और सोल्यूबल मॉलिक्यूलाइज्ड एंटीबॉडी। तो ये सब हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चे? हमारी बॉडी को लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सर ये वो इम्यूनिटी है जो कि बर्थ के बाद हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट इज ए काइंड ऑफ स्पेसिफिक, है ना, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है हमारी। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी 2 तरह की होती है बच्चे, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? सर ये वो कंडीशन है जहां पर हमारी बॉडी एक्टिवली खुद इन्वॉल्व होकर एंटीबॉडी बना रही है, ठीक है। हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, तो दैट इज अवर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? यहां पर भी एंटीबॉडी से ही काम कराने वाले हैं, क्योंकि सर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडी, टी हेल्पर, इन्हीं सब की बात करते हैं। तो यहां पर भी आप एंटीबॉडी की बात करोगे, लेकिन यहां पर जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगी वो हमारी बॉडी ने खुद नहीं बनाया, ठीक है, हमको बाहर से मिला है, रेडीमेड मिला है कहीं से, ठीक है। हमारी बॉडी ने खुद नहीं बनाया, यहाँ पर खुद बॉडी बना रही है और यहाँ पर रेडीमेड मिल रहा है, हमको बाहर से मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये भी 2 तरह की होती है, नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव। सर नेचुरल एक्टिव का मतलब क्या हुआ? नेचुरल एक्टिव मींस, सर एक्टिव मींस बॉडी खुद बनाएगी, बॉडी खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, बॉडी इज पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। हमारी बॉडी खुद, इम्यून सिस्टम, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन नेचुरल एक्टिव किस तरह का होगा? यहां पर जो एक्सपोजर है, बताइए, हमारी बॉडी एंटीबॉडी कब बनाती है? जब हमारी बॉडी के कांटेक्ट में पैथोजन आता है, एंटीजन आता है, तभी हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। और यहां पर जो एक्सपोजर है, एंटीजन का जो एक्सपोजर होता है यहाँ पे नेचुरल एक्टिव केस में,
पैथोजन या फिर एंटीजन का जो एक्सपोजर है वो नेचुरली हो रहा है। द एक्सपोजर इज नेचुरली, एक्सपोजर कैसा हो रहा है? नेचुरली हो रहा है। ठीक है, कहीं भी हम घूमने गए, कोई एलर्जन हमारे कांटेक्ट में आ गया, नेचुरली अपने फुल ब्लोन फॉर्म में, ठीक है, फुल ब्लोन फॉर्म में आ रहा है, वो आता है, डिजीज कॉज करके चला जाता है हमें। ठीक है, फर्स्ट टाइम में हम सब डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स, सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स। तो यहां पर ये जो कंडीशन है ना, दिस इज द नेचुरल एक्टिव कंडीशन, वो नेचुरली हमारे कांटेक्ट में आया और हमारी बॉडी ने उसे लड़ने के लिए नेचुरली क्या किया? पार्टिसिपेट किया, एंटीबॉडी बनाई, और वो भी हमें समझ में आ गया सर इस वाले कंडीशन में क्या होगा सर, नेचुरल एक्टिव वाले कंडीशन में बॉडी एंटीबॉडी तो बना ली जाएगी लेकिन हमको डिजीज हो जाएगी। ठीक है, हमें डिजीज हो जाएगी क्योंकि प्राइमरी एक्सपोजर जो होता है उसमें डिजीज होती है, देखा था हमने। ठीक है, वहीं जब आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो यहां पर क्या है? यहां पर भी क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी तो पार्टिसिपेट कर रही है, एंटीबॉडी जो बनेगा, एंटीबॉडी हमारी बॉडी ही बना रही है, लेकिन यहां पर जो एक्सपोजर है, यहां पर जो एक्सपोजर हुआ है एंटीजन का, दैट एक्सपोजर इज नॉट नेचुरल। ठीक है बच्चे, वो एक्सपोजर जो है वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल नहीं है मतलब क्या हुआ सर? सर नेचुरल नहीं है मतलब ये हुआ कि जो पैथोजन है, जो एंटीजन है, जो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आया है, दैट पैथोजन, दैट एंटीजन इज नॉट इन इट्स एक्टिव फॉर्म, वो अपने फुल ब्लोन फॉर्म में नहीं है। इसका क्या एग्जांपल है सर? सर जो वैक्सीनेशन कराते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन के टाइम पे क्या किया जाता है सर? वैक्सीनेशन के टाइम पे हम वो जो पैथोजन है, जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है, उसी पैथोजन का इनएक्टिव फॉर्म है ना, या फिर सप्रेस्ड फॉर्म, या फिर उसी का कोई एंटीजन, उसी के बॉडी का कोई प्रोटीन, कोई एंटीजन बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, और फिर हमारी बॉडी क्या करती है? फाइट करती है, एंटीबॉडी बना के रख लेती है। तो यहां पर भी हमारी बॉडी ने ही बनाया है एंटीबॉडी, लेकिन वो जो पैथोजन है वो नेचुरली हमारे कांटेक्ट में नहीं आया है, वो आर्टिफिशियली उसको कांटेक्ट में लाया गया है। ठीक है, और जो आर्टिफिशियली आया है इसीलिए वो अपनी फुल ब्लोन फॉर्म में नहीं है, बॉडी को टाइम मिल रहा है। तो इस वाले केस में बच्चे ना डिजीज नहीं होगी। ठीक है, पोलियो की ड्रॉप दी जा रही, क्या है? पैथोजन है सर, वो तो है ना, डिजीज कॉजिंग पैथोजन दे रहे हैं उसको इनएक्टिव फॉर्म में, तो डिजीज नहीं हो रही वहां पर। क्यों नहीं हो रही सर? क्योंकि हमारी वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, हमारी बॉडी उससे लड़ना सीख ले रही है, मेमोरी बेस्ड है ना, बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी, बाद में काम आएगा। चलिए, सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली, कुछ नया नहीं हमारे लिए यहाँ पर, पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या आएगा? आर्टिफिशियल एक्टिव में एग्जांपल होगा वैक्सीन, और आर्टिफिशियल नेचुरल एक्टिव में क्या आ जाएगा आपका? जो हम नेचुरली कंडीशन में जो हमें पॉलन एलर्जी हो रही है, चाहे कोई भी चीज हो रही है, दैट इज हमारी नेचुरल एक्टिव। चलिए, पैसिव में क्या होगा सर? पैसिव वाली कंडीशन वो कंडीशन है जहां पर हमारी बॉडी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, यहाँ पर बॉडी का पार्टिसिपेशन नहीं है, बॉडी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। देख लेंगे सब, बॉडी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, मतलब कि बॉडी ने खुद एंटीबॉडी नहीं बनाई, और जब बॉडी ने खुद एंटीबॉडी नहीं बनाई तो बॉडी को कहां से एंटीबॉडी मिली? तो कहां से मिली उसके बेसिस पर फिर हम बोलते हैं कि हमारी जो पैसिव इम्यूनिटी होती है दो तरह की होती है, पैसिव नेचुरल, पैसिव आर्टिफिशियल। पैसिव नेचुरल का मतलब क्या हुआ? बॉडी ने खुद नहीं बनाया लेकिन बॉडी को नेचुरली मिली है उसको, है ना, उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं किया उसने। जैसे ही क्या सर, जब बेबी अपने मदर के वूम में है सर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा के थ्रू आईजीजी, ठीक है, आईजीजी जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके आ गया बेबी के पास। तो बेबी ने खुद बनाया क्या? नहीं सर, उसने खुद नहीं बनाया, बनी बनाई, रेडीमेड बनी बनाई, मम्मी से उसको मिला है सर, उसके मदर से मिला है उसको, है ना सर। तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, बॉडी ने कोई रोल नहीं प्ले किया, लेकिन जो नेचुरली मिला है, जैसे कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर जो कोलेस्ट्रम है, इनिशियल जो मिल्क आ रहा है ब्रेस्ट मिल्क, दैट इज कोलेस्ट्रम, उसमें क्या है सर? आईजीए का अमाउंट ज्यादा है सर, तो आईजीए जो मिल रहा है उसको कोलेस्ट्रम से, वो भी क्या है? एक एंटीबॉडी है जो कि उसको मिली है बॉडी में, लेकिन उसकी बॉडी ने बनाया नहीं, मतलब पैसिव हो गया, लेकिन नेचुरली मिला है तो नेचुरल पैसिव बोल देंगे उसको, बहुत सिंपल सी बात है। आईजीजी क्या है? प्लेसेंटा के थ्रू आ गई सर। वही ये आर्टिफिशियल भी, आर्टिफिशियल मतलब क्या? बॉडी में हम बाहर से उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी देते हैं। किस केस में सर? सर स्नेक बाइट हो गया ना, स्नेक बाइट में क्या होता है? स्नेक का एंटीजन ही तो गया है ना, और उस एंटीजन के लिए क्या करते हैं? एंटीबॉडी देते हैं, बाहर से एंटीबॉडी दी जा रही है, दैट इज एंटीविनोम, एंटी सीरम, एंटीविनोम जो देते हैं ना, दैट इज एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी ही है। वो जो एंटीबॉडी हम बाहर से देते हैं, वो स्नेक का जो बाइट के साथ जो एंटीजन आया है, वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है वो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंटी सीरम और एंटीविनोम। तो ये सब क्या है? दे आर पैसिव, बनाए नहीं क्या, और आर्टिफिशियल। अब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर।
जो कि हमारे एनसीईआरटी मेंशन किए गए, दैट इज एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये तीनों हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। एक एक करके देखते हैं। पहला जो हमारा इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है बच्चे, दैट इज एलर्जी। एलर्जी क्या होती है, तो इसके बारे में सब कुछ पढ़ने से पहले अगर हम देखें नॉर्मली, जैसे आप कहीं बैठे हो, ठीक है, वहीं 10 लोग बैठे हैं, उसमें से एक बंदा जाएगा घर पे, उसको सर्दी बुखार जुकाम सब हो जाएगा, बाकी सब नॉर्मल है, यानी बाकी सबको कुछ नहीं हुआ, उसे एक पर्सन को हुआ, और फिर हमें पता चलता है, वो बोलते हैं भैया हमें एलर्जी है इस चीज की, ठीक है, वहीं बाकी सब आदमी नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, उसमें एक पर्सन को एलर्जी हो जाएगी, उसको सिम्टम आने लगेंगे, है ना, उसको खांसी आने लगेगी, स्नीज करेगा वो, है ना, या फिर इचिंग स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में, और वो क्या बोलेगा, हमें एलर्जी है इस चीज से। यानी एक बात समझ में आ गई सर कि अलग अलग पर्सन को अलग अलग चीज से एलर्जी हो रही है, ठीक है, यानी वहीं पर एक आदमी बैठा है उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, वहीं दूसरे पर्सन को एलर्जी हो गई उस चीज से। क्या दिक्कत है यहाँ पर, उस पर्सन को क्यों दिक्कत हो गई, क्योंकि सर शायद उस पर्सन के साथ दिक्कत है ना, ये कोई बीमारी नहीं है, बीमारी होती तो सबको हो जाती, एक पर्सन अफेक्टेड हो रहा है केवल, यानी उसकी दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर, उसकी इम्यून सिस्टम की दिक्कत है। उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर मटेरियल सबस्टेंस के लिए, जिसको हम एलर्जन बोलेंगे, क्या बोलेंगे अब यहाँ पर उस सबस्टेंस को, उसको हम बोलेंगे एलर्जन, यानी उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर सबस्टेंस को हम एलर्जन बोलेंगे, उसके लिए, उस पर्टिकुलर सबस्टेंस के लिए उसका इम्यून सिस्टम ज्यादा अधिक रेस्पॉन्ड कर रहा है, ज्यादा अधिक रेस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए वो सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। और कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है उसकी मैकेनिज्म यहाँ पर देख लेंगे। वहीं जो बगल में बैठा वो दूसरा पर्सन है, उसका इम्यून सिस्टम उसको ज्यादा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसलिए उसको दिक्कत नहीं हुई। आएगा समझ? तो एलर्जी इज नथिंग बट ये हमारे इम्यून सिस्टम का क्या एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स है, इम्यून सिस्टम का ये एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स होता है। तो मैं लिखा हुआ है इट इज द एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस। देख रहे हैं, टू सर्टेन एंटीजन, वो एंटीजन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, अलग अलग लोग अलग अलग एंटीजन के लिए सेंसिटिव है, उनका इम्यून सिस्टम अलग अलग एंटीजन के लिए ज्यादा रेस्पॉन्ड कर रहा है, और उस एंटीजन को क्या बोलेंगे, उस एंटीजन को हम बोलेंगे एलर्जन। वेरी गुड, उसको आप बोलोगे एलर्जन, जिसकी वजह से उसको एलर्जी है। एलर्जी के केस में होता क्या है, सिंपल सी बात है, जब वो पर्टिकुलर एलर्जन हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो हमारी बॉडी की जो मास सेल है, बच्चे पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एक बार मैंने बताया अभी आपको, जो आईजीई के बारे में बताया मैंने, तो आईजीई जो एंटीबॉडी होती है मास सेल के सरफेस पर होती है, और आईजीई एंटीबॉडी भी कई प्रकार की होगी, वो देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के एंटीजन को रिसीव करने के लिए अलग अलग आईजीई है। तो उस पर्सन के अंदर, जिस पर्सन के अंदर एक पर्टिकुलर सबस्टेंस से एलर्जी है, उसके अंदर वो एलर्जी क्यों है, क्योंकि वो जब सबस्टेंस उसकी बॉडी में एंटर हो रहा है, वो पर्टिकुलर एलर्जन, वो पर्टिकुलर एंटीजन जब उसकी बॉडी में एंटर हो रहा है, तो उसको उसकी बॉडी की आईजीई, ठीक है, उसकी बॉडी की आईजी बढ़ चढ़ के रेस्पॉन्ड कर रही है ना? तो क्या कर रही है, वो एलर्जन बॉडी में एंटर होगा, आईजीई उस एलर्जन को बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, मास सेल के सरफेस पर होता है, पता है सर, जैसे ही आईजीई एंटीजन से बाइंड होता है वो मास सेल को रप्चर कर देता है, मास सेल रप्चर हो जाएगी, और मास सेल के रप्चर होने से क्या होता है सर, इसके अंदर के जो केमिकल होते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन, वो रिलीज होंगे, और इस हिस्टामिन और सेरोटोनिन के रिलीज होने की वजह से उस पर्सन की बॉडी में हमें रेस्पॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या रेस्पॉन्ड होगा वो डिपेंड करेगा किस तरह की एलर्जी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया, हे फीवर हो गया, सब अलग अलग तरह की एलर्जी है। अगर इसमें हम ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में बात करें, ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, एलर्जन बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, और एलर्जन बॉडी में एंटर करके कहाँ जाएगा, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन की एलर्जी होती है। ब्रोंकियल अस्थमा जो है, अस्थमा क्या होता है, हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की दिक्कत है, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जब दिक्कत होती है राइनाइटिस बोलते हैं सर, है ना, क्या होता है, राइनाइटिस बोलते हैं, नाक बहने लगती है, ठीक है, लेकिन अस्थमा वाले लोगों में नाक नहीं बह रही है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, देखते हैं क्यों हो रहा है सर। तो क्या हुआ, वो एलर्जन क्या हुआ, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, क्या ब्रोंक्यूल्स में, क्या, और ब्रोंक्यूल्स वहां जब जाएगा तो वहां पर जो मास सेल पड़ी है, उन मास सेल के सरफेस पर जो आईजीई पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, आईजीई पड़ा हुआ है, वो आईजीई उस एलर्जन को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद क्या करेगा, मास सेल को एक्टिवेट करेगा, मास सेल एक्टिवेट होंगे तो क्या रिलीज करेंगे, हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करेंगे, और वो जो हिस्टामिन रिलीज होगा तो हिस्टामिन क्या करता है, वैसोडाइलेशन कराता है बच्चे, ठीक है,
और उस वैसोडायलेशन कराएगा वहां पर, और वैसोडायलेशन होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स लीकी हो जाएंगी, ब्लड वेसल विल बिकम लीकी, वो लीक करना स्टार्ट कर देंगे ब्लड वेसल। पूरी इन्फ्लामेशन मैंने पढ़ाया अभी आपको, इन्फ्लामेशन में आपने देखा कि वैसोडायलेशन हुआ तो सर लीकी होना ही, क्यों, एंडोथेलियल सेल्स दूर दूर चली जाएंगी, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लीकी हो जाएंगी, लीकी होने के साथ साथ क्या होगा सर, वो सेरोटोनिन रिलीज हुआ है ना, वो क्या करेगा, वहां की जो म्यूकस सेल है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है, उनको स्टिमुलेट करेगा, वो ज्यादा म्यूकस सिक्रेट करेंगी, और म्यूकस सिक्रेट करेंगी तो उसकी वजह से जो हमारी ब्रोंकियल जो पाइप है, ठीक है, जो पाइप है, इन पाइप में म्यूकस का डिपोजिशन हो जाएगा, थिक म्यूकस डिपॉजिट हो जाएगा, और इस थिक म्यूकस के डिपोजिशन की वजह से ये जो ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन क्या हो गया, पतला हो गया, ल्यूमेन नैरो हो गया, और इस ल्यूमेन के नैरो होने की वजह से, इस ल्यूमेन के पतले होने की वजह से अब जब आदमी सांस लेगा, वो सांस पतली पतली पाइप से जाएगा, और जब पतली पतली पाइप जाएगा तो उसको तो सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, सांस फूलने लगेगी उसके ना, क्या होता है, सफोकेशन होता है ना उनको, एस्मा वाले पर्सन को सांस फूलेगी। दूसरा क्या होगा, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, क्यों सर, हमें पता है सर, जब पतले पतले रास्तों से आवाज निकलेगी तो वो साउंड तो प्रोड्यूस होगा ना, व्हीजिंग साउंड, वो साउंड जो व्हीजिंग साउंड होता है वो आपको विजिबली क्लियरली सुनाई देता है सर, है ना, इनमें एस्मा वाले पेशेंट में। क्यों हुआ सर, सारी दिक्कत है सर, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की दिक्कत की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, कफिंग होगा उसको। कफिंग क्यों हो रहा है सर उसको, सर कफिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें म्यूकस डिपॉजिट हो गया सर, वहां की जो म्यूकस सेल है ज्यादा म्यूकस बना रही है, तो म्यूकस डिपॉजिट होगा, और म्यूकस डिपॉजिट होगा तो वही कफ की फॉर्म में वो म्यूकस, ठीक है, तो कफिंग होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा, और तो क्या प्रोड्यूस होगा, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। और ये नॉर्मली कब व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, एक्सपायरेशन के टाइम पर, ठीक है, एक्सपायरेशन के टाइम, ठीक है, इतना नहीं जाना हमें डिस्कस डिटेल में, लेकिन ये हमको समझ में आ गया कि एक्चुअली एलर्जी में होता क्या, ठीक है, वो एलर्जन गया और उससे उसकी वजह से सारी दिक्कतें हमको देखने मिल रही हैं। अगर हम बात करें हमारी बॉडी में सबसे जो सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ एलर्जी होती है, दैट इज एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है, ये सबको पता होगा इसके बारे में। आप कभी भी अगर एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, और लंबा अगर आपको कोई ड्रिप चढ़नी होती है, तो नर्स आती है, नर्स आकर क्या करती है, छोटा सा इंजेक्शन देती है आपको, और छोटा सा इंजेक्शन देके क्या करती है, वहां पर मार्क बना देती है, ऐसे पेन से ऐसे मार्क बना देगी, गोला बना देगी, ठीक है, वो गोला बना के चली जाएगी, और फिर थोड़ी देर के बाद आती है, फिर पूछती है क्या हुआ, अंदर कुछ दिक्कत हो रही है, खुजली हो रही है शरीर में, या फिर उल्टी जैसा लग रहा है, ऐसा आगे पूछती है। नहीं पूछा तो आप नोटिस कीजिएगा, हमेशा आपको पता चल जाएगी वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये क्यों बनाया उन्होंने, यहाँ पर सर्किल क्यों बना दिया, आखिर क्या पूछ रही है सर, यही इसी एनाफाइलेक्टिक शॉक से बचाने की बात हो रही है यहाँ पर। ये सबसे सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ एलर्जी होती है, ठीक है। इसका जैसे बात करें तो मोस्टली पेनिसिलिन के केस में देखा जाता है। पेनिसिलिन क्या हुआ सर, ये बहुत सारे पर्सन इसके लिए एलर्जिक होते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी में एलर्जन का काम करती है। तो इस एनाफाइलेक्टिक शॉक वाले केस में क्या होता है बच्चे, इस केस में, इस एनाफाइलेक्टिक शॉक वाले केस में जब एलर्जन बॉडी में एंटर कर जाता है ना, वो एंटर करने के बाद एक ही साथ बॉडी की मोस्ट ऑफ द जो हमारी मास सेल हैं उनको स्टिमुलेट करता है, और बॉडी की मोस्ट ऑफ द मास सेल एक ही साथ जब स्टिमुलेट होती हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामिन जब बॉडी में प्रोड्यूस होता है बच्चे, तो एक ही साथ क्या होता है, वैसोडायलेशन, ठीक है, बॉडी की मैक्सिमम जो ब्लड वेसल्स है उनका वैसोडायलेशन है। और सोचिए बच्चे, जो हमारा ब्लड ही पतली पतली पाइपों से बह रहा था, अब ये चौड़ी चौड़ी पाइपों से बहेगा, और सर जब वैसोडायलेशन होगा तो बीपी लो, है ना, बीपी लो होगी, बीपी लो होने के साथ साथ क्या होगा सर ब्रेन को जो सप्लाई थी हमारी वो डाउन हो जाएगी, तो पर्सन जो है ना वो पेशेंट शॉक में चला जाता है, शॉक में थोड़ी डेथ हो जाती है। और ये इतना फास्ट रेस्पॉन्स होता है बच्चे कि डॉक्टर इधर आए, अगर उन्होंने एलर्जी टेस्ट नहीं किया, आए उधर इधर ड्रिप दी, उधर अगर नर्स गई हाथों धोने गई है, हाथों धो के उधर से घूम के आएंगे, तब तक पेशेंट की कहानी खत्म, ठीक है, कहानी खत्म, इतने देर में कहानी खत्म हो जाती है इनकी। इसीलिए पहले क्या करते हैं, टेस्ट किया, है ना, देख लिया एलर्जिक है, तो फिर उसको वो ड्रिप ही दी जाती है। हमें समझ आ गया, ठीक। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या कहेंगे, इट इज द सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ एलर्जी, बॉडी की सबसे सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ एलर्जी है। जैसे पेनिसिलिन के लिए देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ लोगों में, एलर्जन बॉडी में क्या, ऑल द मास सेल को स्टिमुलेट किया, हिस्टामिन रिलीज हुआ, वैसोडायलेशन हुआ, ब्रेन सप्रेस्ड, हरी भाषा में, ठीक। तो सर इनसे बचने के लिए क्या करना है, इससे तुम्हारा हे फीवर, इसमें राइनाइटिस वगैरह हो जाएगी सर, ना, हे फीवर की तरह की एलर्जी है आपकी पॉलन ग्रेन के लिए, ठीक। तो जितनी भी आपने एलर्जी पढ़ी है इनसे बचने, इनका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट वही है सर, हिस्टामिन की वजह से दिक्कत आ रही है, एंटी हिस्टामिनिक देंगे उनको, ठीक है। सर वेसोडायलेशन हो जाता है, वेसोडायलेशन हो रहा है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है ना, तो वेसोडायलेशन को ओवरकम करने के लिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर देते हैं, एड्रेनलिन लाइफ सेविंग ड्रग बोलते हैं इसको, एड्रेनलिन को, ठीक है।
तो ये एड्रेनलिन हो गया सर, वैसोकंस्ट्रिक्शन काम करेगा। सर स्टेरॉइड्स देते हैं सर, स्टेरॉइड्स क्या होता है सर ये थोड़े से इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको वो पर्सन ओवरकम कर जाता है थोड़ा सा, ठीक, तो स्टेरॉइड देते हैं सर यहाँ, ठीक। और दूसरी बात, उस पर्सन को एग्जामिन करते हैं कि इसको है किस चीज से एलर्जी, क्योंकि जब जब वो उसके कांटेक्ट में जाएगा तब तक उसको एलर्जी होगी। तो एलर्जी पेशेंट के लिए क्या करता है डॉक्टर, आराम से उससे बैठा के पूछता है, अच्छा बताओ क्या खाया था, क्या किया था, उससे डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि किस चीज के कांटेक्ट में आने की वजह से उसको दिक्कत हुई है। फिर डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करता है, भैया इस चीज के कांटेक्ट में आपको नहीं आना है, इस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आपको नहीं आना है। तो सबसे सही तरीका यही है एलर्जी के लिए सर, क्या कि उस एलर्जन के कांटेक्ट में ना आए। सिस्टम का डिसऑर्डर है, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है, हमें पता है हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के पास अपनी उसकी खुद की बॉडी में, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में कितने एंटीजन्स हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन रखी हुई है हमारे पास। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है हमारी बॉडी में कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उन एंटीजन के लिए कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर है, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी की सेल्फ रिकॉग्निशन जो पावर है वो खत्म हो गई। अब हमारी बॉडी डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पा रही कि ये जो एंटीजन है जो बॉडी में पड़ा हुआ है वो उसकी बॉडी के खुद का है या फिर बाहर से आया हुआ एंटीजन है। और जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है बॉडी में कि हमारी बॉडी खुद ही नहीं समझ पाती है कि बाहर से आया हुआ एंटीजन है कि बॉडी के खुद का एंटीजन है, तो उस केस में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के एंटीजन के लिए ही, हमारे बॉडी के पर्सनल एंटीजन के लिए ही क्या करता है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है, और जिसकी वजह से अलग अलग दिक्कतें आती हैं। तो उनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल देंगे तो फिर हम समझ पाएंगे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, पर्निशियस एनीमिया हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई। हमारी एनसीईआरटी में एक माइस्थेनिया ग्रेविस मेंशन किया हुआ है, दूसरा हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारे मोटर न्यूरॉन होते हैं बच्चे, मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, एसिटिल कोलिन लाकर रिलीज करते हैं, कहां पर, सार्कोलेमा। तो जो सार्कोलेमा है, जो हमारी मसल है, मसल की जो मेम्ब्रेन है बच्चे, इसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। इस सार्कोलेमा पर पाए जाते हैं रिसेप्टर्स, क्या पाए जाते हैं, इस पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। किस चीज के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो ये जो हमारा मोटर न्यूरॉन है, इस मोटर न्यूरॉन ने जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया एसिटिल कोलिन, ठीक है, ये जो एसिटिल कोलिन रिलीज किया गया है मोटर न्यूरॉन के द्वारा, इस एसिटिल कोलिन के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं हमारे सार्कोलेमा पे। अब यहाँ पर क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या हुआ, हमारी बॉडी ने क्या किया, ये जो सार्कोलेमा की सरफेस पे पड़े जो रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स के लिए एंटीबॉडी बना दी, इन रिसेप्टर के लिए एंटीबॉडी बना दी। अब एंटीबॉडी बनी तो एंटीबॉडी ने क्या किया, रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और जब रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो गए तो अब जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, अब जाकर बाइंड ही नहीं हो पा रहा है सार्कोलेमा पे, रिसेप्टर ही नहीं है उसके लिए। और जब सार्कोलेमा पे बाइंड नहीं हो पाएगा तो क्या होगा सर, अब हमारी जो मसल है वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। ये जो हमारे नर्व्स हैं, नर्व सिग्नल तो लेकर आ रहा है, नर्व से सिग्नल तो आया है, लेकिन उस सिग्नल का रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से जो केमिकल आया वो बाइंड नहीं हो पा रहा है, तो पैरालिसिस हो जाती है। क्या होता है यहाँ पर, मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। इसको अमिताभ डिजीज बोलते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन को है ये डिजीज, है ना, तो इसको अमिताभ डिजीज बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस को, ठीक है। इसको सबसे पहले अगर देखिए, वहां पर मैंने आपको बताया था, इसको सबसे पहले डिटेक्ट कहाँ पर हुआ था, तो ये मेडिकल स्टूडेंट ही था, ठीक है, उनकी जो कपल थे, ठीक, तो उसकी जो फीमेल फ्रेंड थी उसको क्या थी, माइस्थेनिया ग्रेविस थी, एंड शी वाज अ वेरी गुड डांसर, ठीक। अब वो डांसर थी तो इस माइस्थेनिया ग्रेविस के होने की वजह से वो डांस ही नहीं कर पा रही थी। डांस क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसकी बॉडी की जो मसल्स हैं वो वीक हो गई है, पैरालाइज हो गई है, ठीक है, वीक पैरालाइज हो गई है। क्यों वीक हो गई सर, क्योंकि ये दिक्कत आ गई, रिसेप्टर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो मसल बॉडी की वीक हो गई है, वीक होने की वजह से डांस नहीं कर पा रही थी वो। तो उसने दिमाग लगाया अपना, ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर उसने क्या किया, दवाई देना स्टार्ट कर दी, अपने हिसाब से दवाई देना। तो एक बार उसने एक पर्टिकुलर जो मेडिसिन थी जो माइस्थेनिया ग्रेविस में दिया जाता है, उस मेडिसिन पे क्या हुआ, उसने जब उस मेडिसिन को दिया तो फिर उसने लंबा रेस्पॉन्स दिखाई दिया कि हाँ लंबे समय तक डांस कर रहा है। तो दैट वाज कि हाउ माइस्थेनिया ग्रेविस वर डायग्नोस्ड, और उसकी दवा भी वहीं से बन गई। तो ये हमने देख लिया माइस्थेनिया ग्रेविस की बात। उसके बाद बात आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये भी क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि एक रूमेटॉइड फैक्टर रिलीज हो रहा है। रूमेटॉइड फैक्टर कौन सा सर, आईजीएम, यहाँ पर आईजीएम एंटीबॉडी है ना, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी। किसके लिए एंटीबॉडी बना दी, तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं बच्चे, ठीक है, हमारे जो जॉइंट है
साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है यहाँ पे सर, साइनोवियल फ्लूइड पूरा भरा हुआ है। अब इनके अगेंस्ट क्या हुआ, एंटीबॉडी बन गई, आईजीएम वाली एंटीबॉडी बनी, वो क्या करेगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा इसमें सर, डिस्ट्रॉय होगा तो इन्फ्लामेशन होगा। सर डिस्कस किया अभी इन्फ्लामेशन के बारे में, सारी कंडीशन देखी हमने। और जब इन्फ्लामेशन होता है तो सर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, पहले इसकी थिकनिंग हो जाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाएगी, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाएगी। और उसके साथ साथ सर जब इन्फ्लामेशन हो जाए होता है तो इन्फ्लामेशन के टाइम पर सिक्रेटरी नेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो थिकनिंग हुई, उसके साथ साथ साइनोवियल फ्लूइड जो है वो ज्यादा एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जॉइंट्स जो हमारे जॉइंट्स जहां जहां हाईली मूवेबल जॉइंट है, सब देखा हम लोगों ने, साइनोवियल जॉइंट ही होते हैं वो सब, साइनोवियल फ्लूइड वहां भरा हुआ है, वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो ज्यादा अमाउंट में एक्युमुलेट हो जाएगा वहां पर, ठीक है। अब जब साइनोवियल फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, अब इसके बाद क्या होगा, कहानी यहीं पे नहीं रुकी, और क्या किया गया, तो यहाँ पर कुछ हमारे ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं बच्चे, जो मेम्ब्रेन है ना, जो मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो रही है, ये मेम्ब्रेन कुछ ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, और दैट ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड पैनस। क्या बोला हम लोगों ने, पैनस। तो यहाँ पर जो हमारी मेम्ब्रेन जो डैमेज हुई है, उनसे कुछ ग्रेन्यूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आप नॉर्मल ग्रेन्यूल, उनको हम लोगों ने बोला पैनस। और जो पैनस रिलीज हुए हैं यहाँ पर, वो जो ग्रेन्यूल रिलीज हुए हैं, वो ग्रेन्यूल क्या होते हैं, हमारी जो कार्टिलेज है, यहाँ पर जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होते हैं, मुझे पता है हमें, हमारी बोन पर क्या पाए जाते हैं, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज पाए जाते हैं, और उसी कार्टिलेज पर ही तो बोन मूव करती है ना, ताकि एकदम फ्लेक्सिबल मूवमेंट जो हमारी बोन की आ रही है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट जो आ रही है बोन की, उन्हीं आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज की वजह से है वो। और ये जो पैनस प्रोड्यूस हुआ है, ये उन कार्टिलेज पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है, और कार्टिलेज पर डिपॉजिट होने की वजह से अब वो कार्टिलेज क्या होते हैं, उनका इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, वो कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कार्टिलेज डैमेज हो रहे हैं, पैनस कलेक्शन हो रहा है, वहां पर एक्युमुलेशन हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब कार्टिलेज डैमेज होंगे, ऊपर से ग्रेनुलर एक्युमुलेशन हो रहा है, तो फिर अब जब जॉइंट का जो मूवमेंट है, साइनोवियल फ्लूइड पहले ही भर चुका है, इन्फ्लामेशन पहले ही हो चुका है, पूरी इन्फ्लामेशन हो चुकी है जॉइंट्स पे, है ना, फ्लूइड बढ़ने की वजह से, ठीक है। अब वो मूवमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, वो धीरे धीरे जॉइंट जो इमोबाइल होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डैमेज हो रहा है कार्टिलेज का, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज जो डैमेज हो रहा है, तो हमारी जो ये मूवमेंट है वो धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड फाइनली जो हमारी जॉइंट्स हैं वो इमूवेबल हो जाते हैं, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएंगे, कार्टिलेज इरोजन होने की वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगी सर, फाइब्रोसिस होगी, और फाइब्रोसिस होने के साथ साथ पूरी तरह से जॉइंट्स जो हैं वो इमूवेबल हो जाएंगे, ठीक है, जॉइंट्स पूरे इमूवेबल हो जाएंगे। तो क्या ट्रीटमेंट क्या देते हैं इसमें, वही फिजियोथेरेपी करवाते हैं, हीट ट्रीटमेंट देते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए बोलते हैं, स्लाइड स्लाइड मूवमेंट कराते हैं, और उसके साथ साथ सर बॉडी का इम्यून सिस्टम ही तो दिक्कत कर रहा है, तो बॉडी की इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक, फिजियोथेरेपी कराते हैं। ये सारी कंडीशन बच्चे हमारा ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया। आपके बारे में तो आपको बस इतना याद रखना है, व्हाट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, सिंपल सी बात है सर, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के ही एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दे, दैट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बात खत्म है। आपसे ज्यादा एग्जांपल डायरेक्ट पूछे जाएंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, पर्निशियस एनीमिया कैसे हो, जो ये डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में उसको भी। ये जो पर्निशियस एनीमिया है ये कैसे हो गया, तो सर हमें पता है हमारी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में सर कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है सर, पता है, ऑक्जेंटिक सेल से, है ना, जो ऑक्जेंटिक सेल है वो क्या रिलीज करती है, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है। और यहाँ पर क्या होता है, इस कंडीशन में एंटीबॉडी बन गई, क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई, किसके लिए एंटीबॉडी बन गई, ये जो ऑक्जेंटिक सेल है ना, इन्हीं के लिए एंटीबॉडी बन गई, और ऑक्जेंटिक सेल के लिए जो एंटीबॉडी बनी तो ऑक्जेंटिक सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब बॉडी में क्या नहीं हो रहा है, ये कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर बन ही नहीं रहा है, और इसका काम क्या होता है, अगर आपको याद हो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है बच्चे हम लोगों ने, सर हमारा जो इलियम है, इलियम से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराते हैं हम, क्या कराते हैं, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, और उस विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ये कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत होती है। कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो इलियम से विटामिन B12 खाएंगे तो, है ना, डाइटरी इंटेक मिल रही है, विटामिन B12 खा रहे हैं हम, लेकिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वो, क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो रहा, क्योंकि कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रहेगा सर हमारे पास, ठीक। और ये विटामिन B12 का काम क्या होता है सर, ये हमारे आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी सर जब विटामिन B12 बॉडी में नहीं रहेगा तो आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा सर, आरबीसी रप्चर करेंगे तो एनीमिया होगा,
और ये जो एनीमिया है जो विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है इसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। और ये किस तरह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हमने देख लिया। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस में कौन हेल्प करता है, तो उसमें आपका ऑप्शन क्या था ऑक्जेंटिक सेल। कैसे सर, कास्टर इंट्रिंसिक फैक्टर, और वो फिर मैच्योरेशन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट एक और इसी तरह से हमारा इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। ये भी क्या हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर आपका। यहाँ पर क्या हुआ, बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी लो हो गई अच्छी। और इम्यूनिटी क्यों लो हुई है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बन रहा बॉडी के अंदर। कौन सा एंजाइम है, एडिनोसिन डियामिनेज एंजाइम, एडीए जीन होती है, ठीक है, एडिनोसिन डियामिनेज के लिए जीन होती है, एडीए जीन बोलते हैं, और ये एडीए जीन बनाती है एडिनोसिन डियामिनेज एंजाइम। और इस एडिनोसिन डियामिनेज एंजाइम का काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कराना, ठीक है। और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन ही नहीं होगा। और जब बॉडी में बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का ही मैच्योरेशन नहीं हो रहा है, यानी हमारी पूरी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी लो हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्किट्स, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले इसको 4 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड में इसको डायग्नोस हुआ था। ये सारी चीजें हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया अपने इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में। तो हमने अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, हमने कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी के बारे में बात की, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात की, ठीक। और वहां हमने देखा कि अगर कोई भी पैथोजन, कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, तो उससे फाइट करने के लिए हमारी कॉन्जेनिटल और हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों मिलकर उससे फाइट करती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है अगर वो वीक पड़ गया, ठीक है, और वो जो पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर किया अगर वो ओवरकम कर गया हमारे इम्यून सिस्टम को, तो उसके ओवरकम करने की वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा सर, वो हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर बढ़ाएगा, और जब नंबर बढ़ाएगा तो अपने सर्वाइवल के लिए वो हमारा जो नॉर्मल जो सेल है जो उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसके साथ कंपीट करेगा, ठीक है। तो उनकी स्टार्वेशन होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो वाइटल फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मल जो वाइटल फंक्शन हमारी बॉडी के वो हैम्पर होंगे। और उसकी वजह से, और जब हमारी बॉडी के नॉर्मल वाइटल फंक्शन जब हैम्पर होंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग सिम्टम देखने को मिलेंगे। और वो सिम्टम डिपेंड करेगा कि उस पैथोजन ने किस तरह का हार्म किया बॉडी के अंदर, और वो पैथोजन किस तरह का हार्म करेगा हमारी बॉडी में, वो डिपेंड करेगा कि वो पैथोजन कहां प्रेजेंट है, वो किस नेचर का पैथोजन, वो बैक्टीरिया है, वो वायरस है, वो प्रोटोजोन है, वो हमारे सेल में एंटर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कि सेल के सरफेस से बाइंड होकर उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो इन सब चीजों पे डिपेंड करेंगी सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन्हीं कुछ पैथोजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद डिजीज कॉज करते हैं, जिनको हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम नॉर्मली ओवरकम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें डिजीज हो रही है, ठीक। और यहाँ पर हम जो डिसऑर्डर, जो डिजीज पढ़ेंगे वो मैंने पहले जो आपको बताया था, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, हेलमिन्थ्स, फंगल, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, ठीक है। और सबसे पहली जो हमें बैक्टीरियल डिजीज पढ़नी है दैट इज टाइफॉइड फीवर। तो जो टाइफॉइड फीवर है ये एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है। और कौन सी बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है टाइफॉइड फीवर कराने के लिए, तो दैट इज साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो कि टाइफॉइड फीवर करा रही है। अब देखिए बच्चे, हमें क्या बहुत कॉन्साइज वे में पढ़ना है इन सब चीजों को। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज कौन सा पैथोजन करा रहा है, वो पैथोजन बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोन है, हेलमिंथ है, फंगाई है, ये हमें जानना है, ठीक है। और उसके बाद उस पैथोजन की पैथोजेनिसिटी की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम आएंगे ये हमें जानना है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ कुछ डिजीज में आपको ये पता करना रहेगा कि हम उसको टेस्ट कैसे करें, ठीक। तो एक एक करके सारी डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई हमारा जो टाइफॉइड फीवर है इसको कॉज कर रही है कौन, बैक्टीरिया। टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया नाम है साल्मोनेला टाइफी। अब ये कैसे डिजीज कॉज कर रही है, क्या दिक्कत कर रहा है, तो ये जो हमारा साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है ये कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर जो हमने इंटेक किया है उसके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। अब वो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर क्या है सर, कोई पर्सन है जिसके अंदर पहले से ही साल्मोनेला टाइफी है, उस पर्सन के कांटेक्ट में जो फूड और वाटर आएगा वो उसको कंटामिनेट कर देगा, ठीक है। वो पैथोजन, ये जो बैक्टीरिया है वो उस फूड और वाटर के अंदर एंटर कर गई, और उस फूड और वाटर को जो हमने इंटेक किया तो वो फूड और वाटर के साथ ही वो हमारे बॉडी में चले गए। तो हमारी बॉडी में जाने के बाद सबसे पहले साल्मोनेला टाइफी क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को जाकर हैम्पर करेंगे, ठीक है। फर्स्टली दे एंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद, वहां डैमेज करने के बाद फिर ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आके पूरी बॉडी में फैल जाता है।
और पूरी बॉडी में फैलने के बाद हम देखें क्या क्या दिक्कत कर रहे हैं, क्या क्या इससे होगा, सिम्टम क्या क्या दिखेंगे हमारे बॉडी में, तो दैट इज सस्टेन फीवर होगा। सस्टेन फीवर का मतलब क्या हुआ सर? सर एक बार जब बुखार होगा तो बुखार उतरेगा नहीं, फिर मतलब ऐसा बुखार नहीं होगा कि कमिंग एंड गोइंग, ऐसा नहीं, ऑन एंड ऑफ, इसको ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ फीवर नहीं होगा। बुखार हुआ तो बुखार कंटिन्यू रहेगा, दैट इज सस्टेन फीवर। और ये हमें डिफरेंशिएट भी करना, अभी मलेरिया पढ़ेंगे। मलेरिया के अंदर क्या है, मलेरिया का जो फीवर होगा वो ऑन एंड ऑफ होगा, 24 घंटे बाद आएगा फिर डिसअपियर, फिर आएगा फिर जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन इसके अंदर सस्टेन फीवर होगा, हाई ग्रेड का सस्टेन फीवर मिलेगा आपको, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगी बॉडी की, एंड दैट विल बी सस्टेन फीवर। ठीक है, उसके साथ साथ क्या मिलेगा सर? वीकनेस होगी। सर जब फीवर हो गया तो क्या मतलब सर? फीवर हुआ तो हमारे बॉडी के एंजाइम काम करना कम करेंगे, तो वीकनेस, ये सारी चीजें तो नॉर्मल सी बात है ना। और दूसरी बात सर, ये कहाँ इन्फेक्ट कर रहा है सर? हमारे ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है, हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहा है। और जब इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहा है तो फिर हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक में पेन होना, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें सर तो होनी चाहिए, ऑब्वियसली होंगी सर, है ना। तो इट विल टू कॉन्स्टिपेशन मिलेगा आपको, स्टमक पेन मिलेगा सर, हेडेक मिलेगा इसके साथ साथ, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये हमारे वो सिम्टम होंगे सर। बुखार हो जाएगा, बुखार सस्टेन फीवर होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टमक पेन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, ये सारी चीजें मिलेंगी। और अगर इस आदमी को, जिस पेशेंट है आपका टाइफाइड फीवर वाला, अगर इसको समय रहते हुए अगर मान लो दवा मिली तब तो ठीक है, अगर इसको दवा नहीं मिली, डायग्नोस नहीं हुआ, और ये लंबे समय तक अगर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता रहा, तो फाइनल स्टेज में जो सबसे सीवियर फॉर्म है इसका, वो क्या होता है बच्चे? इट विल लीड टू द इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइन में पोर्स बना देगा, वो परफोरेट कर देगा। और सर जब इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो गया तो सर all the material will be leaking out and that will lead to death। तो ये सीवियरेस्ट फॉर्म हमारा हो गया कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन, उसके बाद डेथ होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हमारी टाइफाइड में क्या क्या चीजें आ रही है। ठीक, अब इसके बाद बात आती है सर इसको टेस्ट कैसे करेंगे सर? तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट है बच्चे, है ना, विडाल टेस्ट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विडाल टेस्ट किसके साथ रिलेटेड है सर? तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, वो टाइफाइड। ठीक, इसके बाद बात आती है सर ये जो टाइफाइड फीवर हमारा है, ठीक, इस टाइफाइड फीवर से एक कहानी रिलेटेड है सर। एक कुक थी सर, कुक, क्या नाम है उसका? मैरी मेलोन। ये जो कुक थी, सी वाज अ कैरियर फॉर टाइफाइड, उसको टाइफाइड था, उसके बॉडी में साल्मोनेला टाइफी थी, और उसकी वजह से क्या करती थी, कुक थी, तो वो फूड एंड वाटर को कंटामिनेट कर रही है, और उस फूड एंड वाटर को, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर को जो इंटेक कर रहे थे, उन पर्संस को क्या हो रहा था? ये टाइफाइड फीवर हो जा रहा था। और जब लंबे समय के बाद जाकर डायग्नोस हुआ कि सी वाज अ कैरियर, तो उसके टाइफाइड के नाम पर इनका नाम बोल दिया गया, इनको बोल दिया गया, इनका नाम दिया गया, निकनेम इनका दिया गया टाइफाइड मैरी। ठीक है, तो पूछा जाता है कि टाइफाइड मैरी इज रिलेटेड विद टाइफाइड फीवर, मैरी मेलोन इज रिलेटेड विद, आपके एनसीईआरटी वाले ने लिखा हुआ है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट टाइफाइड, जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, दैट इज निमोनिया। ठीक, निमोनिया किससे हो रहा है सर? इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दोनों के दोनों जो बैक्टीरिया हैं ये निमोनिया कॉज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा सर, निमोनिया इज कॉज्ड बाय, इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों बैक्टीरिया। ठीक, क्या हो रहा है सर? ये कैसे इन्फेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका कैसे एंट्री हो रही है बॉडी में? तो ये बच्चे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने स्नीजिंग की, कफिंग की, उससे जो ड्रॉपलेट रिलीज हुआ, वो ड्रॉपलेट अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन ने इनहेल कर लिया, ठीक है, वो ड्रॉपलेट के थ्रू ये पैथोजन, जो बैक्टीरिया है, वो नॉर्मल पर्सन की बॉडी में एंटर करेगी। और सर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी नॉर्मल पर्सन उसको क्या करेगा? उसको इनहेल करेगा, ड्रॉपलेट इनहेल ही करेगा वो, है? तो इनहेल करेगा तो कहाँ जाएंगे? जो आपकी बैक्टीरिया है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएंगे। कहाँ जाएंगे सर? रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएंगे। और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए दे विल एंटर इन एल्वियोलाई। कहाँ जाएंगे सर? लंग में जाएंगे, लंग से एल्वियोलाई में जाएंगे। अभी हमारे जो बैक्टीरिया हैं दोनों, ये कहाँ जा चुकी हैं? दे हैड एंटर इन अवर एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई में आ गई। पर एल्वियोलाई में आने के बाद क्या करेंगे? ये एल्वियोलाई के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेंगे, एल्वियोलाई को डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से एल्वियोलाई के अंदर क्या भर जाएगा सर? फ्लूइड। देयर विल बी एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड। एल्वियोलाइज के हैं हमारे जो एल्वियोलाई है, उनके अंदर फ्लूइड भर जाएगा। और से जो एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाएगा, तुम्हें पता है एल्वियोलाई का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एल्वियोलाई जो है दे आर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 O2 के एक्सचेंज के लिए सर। और इनके अंदर अगर पानी भर गया, फ्लूइड भर गया, तो फिर ये एक्सचेंज अब नहीं हो पाएगा। और एक्सचेंज नहीं हो पाएगा
तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम दिखेंगे हमारे बॉडी में। और दूसरी बात, कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर किया है, बॉडी को डैमेज कर रहा है, तो फिर वहां पर भाई लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन सारी चीजें वो सब रिलीज होना, उसकी वजह से लोकल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर हम देखें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं हमारे यहाँ पर निमोनिया केस में, तो देयर विल बी फीवर विद चिल्स। ठीक है, तो फीवर होगा लेकिन विद चिल्स। उसके साथ साथ क्या होगा, कफ होगा। हाँ सर, कफ तो होना चाहिए सर, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डैमेज हो रहा है सर। ठीक है, तो म्यूकस सिक्रेशन और सारी चीजें होंगी, तो कफ होगा और उसके साथ हेडेक आ रहा है। ये हमारे 3 सिम्टम आ रहे हैं यहाँ पर निमोनिया में, फीवर होगा विद चिल्स एंड कफ एंड हेडेक। सीवियर केसेस में क्या होगा सर? सीवियर केसेस का मतलब क्या होगा सर? अगर वो पर्सन लंबे समय तक अनट्रीटेड रह गया तो उसकी ज्यादा से ज्यादा एल्विलाई जो है वो अफेक्टेड हो जाएंगी। और जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा एल्विलाई अफेक्ट हो जाएंगे तो खुद सोचिए क्या होना चाहिए सर? तो सर उसकी जो एक्सचेंज मैकेनिज्म है बॉडी में, जो एक्सचेंज है गैसेस का, वो ज्यादा से ज्यादा हैम्पर होगा। और बॉडी में जब गैसेस एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा हैम्पर होगा, यानी सर उसकी बॉडी में जो CO2 हर एक सेल प्रोड्यूस कर रही है वो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा सर ऑक्सीजन के साथ। और जब एक्सचेंज नहीं हो पा रहा तो उसकी बॉडी में CO2 का लेवल ज्यादा हो जाएगा। और बॉडी में जब CO2 का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो बिकॉज ऑफ दैट हाई लेवल ऑफ CO2 सर, हमारी बॉडी के वो पार्ट जहां पर हमारे ब्लड का सप्लाई ज्यादा है, दे विल बी लुकिंग लाइक अ ग्रेइश और ब्लूइश कलर के वो अपीयरेंस देंगे फिर आपको। जैसे कि लिप्स हो गए सर, लिप्स में क्यों सर? ब्लड सप्लाई ज्यादा है तो रेडिश अपीयरेंस होगी यार आपका। ठीक, नेल हो गए, लिप्स हो गए, इनमें क्या होगा सर? इट विल बी ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ठीक है, तो ये सब हमें रटने की जरूरत नहीं है। जब पूछा जाएगा आपसे कि लिप्स एंड नेल्स टर्न्स टू ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ये किस में मिलेगा, वो किसका सिम्टम है, तो अगर हमें इतना याद है कि निमोनिया में क्या होता है, थोड़ी सी कहानी अगर हमें याद रह जाएगी तो अपने आप पता चलेगा हाँ सर सीवियर केस में, निमोनिया केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे निमोनिया के बारे में कि सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कौन करा रहा है। सबसे पहली बात तो ये हो कि निमोनिया किस तरह का डिसऑर्डर है सर? इट इज अ बैक्टीरियल डिसऑर्डर, बैक्टीरिया से हो रहा है। फिर कौन सी बैक्टीरिया से हो रहा है, फिर किसके थ्रू इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट या फिर एरोसॉल या फिर इन्फेक्टेड यूटेंसिल। ठीक है, कोई ग्लास है, इन्फेक्टेड पर्सन ने पानी पिया, वो ड्रॉपलेट छोड़ के चला गया, वो वही नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल पर्सन ने अगर वो ग्लास यूज कर लिया तो फिर वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया। और हमारे कुछ बैक्टीरियल डिजीज हैं जो हमारे एनसीईआरटी में अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ है और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिसऑर्डर। ठीक है, इनमें से जो 2 हमने भी पढ़े डिटेल में, और बाकी ये लोग हैं, इनमें से कोई आपको कुछ नेम दे दिए जाएंगे, उसमें हिसाब से सेलेक्ट करा लेगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिसऑर्डर। तो बस आपको बस इतना याद रखना है कि ये बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है बस। ठीक है, जैसे डिप्थीरिया हो गया, कौन सी बैक्टीरिया से हो रहा है ये याद नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि डिसेंट्री हो गया हमारा, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस, वुपिंग कफ, कोलेरा, लेप्रोसी, तो ये भी सब हमारे क्या है? दे आर ऑल कॉज्ड बाय बैक्टीरिया।